मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए सेकंड सेमेस्टर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, हिंदी साहित्य के, और आपका पेपर होने वाला कहानी एंड उपन्यास। तो ये जो वीडियो बनाया मैंने, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें आपके जितने भी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे उससे संबंधित आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा। जितने भी आपके, और वो भी आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। साथ के साथ जितने भी आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे वो भी, उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला, कंप्लीट सॉल्यूशन इसी के अंदर मैं आपका करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। इस पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको नीचे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ के साथ वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, कंप्लीट रिवीजन वीडियो होने वाला आपके सामने, वन शॉट वीडियो होने वाला कंप्लीट। चलो एंजॉय करो इस वीडियो को। आए और चाहे निबंधात्मक आए, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, और बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मैंने करा रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आपको पता है ये जो प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात है, वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें क्या बताया गया है, एक गरीब किसान की कहानी के बारे में बताया गया है। जो गरीब किसान है उसका संघर्षपूर्ण जीवन है। भाई कोई भी किसान होता है उसका जीवन कैसा होता है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है, अभाव की जिंदगी जीता है। और कैसे मानवीय भावनाओं को प्रेमचंद ने अपनी जो उनकी बेहतरीन लेखनी थी उसके माध्यम से उन्होंने लिखने का बताने का प्रयास किया कि किसान का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना अभाव की जीवन एक किसान जीता है। और जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हल्कू है। हल्कू एक किसान है, उसके माध्यम से प्रेमचंद ने इस कहानी के एक किसान के जीवन का वास्तविक जीवन दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो जो कहानी का जो नामांकन है, ये कहानी का नाम क्या, पूस की रात। तो ये एकदम उपयुक्त, जो प्रेमचंद ने बहुत सोच समझ के इस नाम को चुना है। क्यों, पूस है वो एक महीने का नाम होता है, हिंदू महीने का नाम होता है। कौन सा, जो सबसे सर्द महीना होता है पूस, उसका नाम है। अब इसके दौरान क्या होता है, जो हल्कू है ना, वो जो अपना जो सर्द ऋतु में आपको पता है जो फसल है वो बोई जाती है, उसकी रखवाली करने के लिए जानवरों से, गायों से, उनसे रखवाली करने के लिए जो अपने खेत में ही सोता है। उसके पास क्या होती है, कंबल भी उसके पास होती नहीं है। समझ में आ गया आपको, उसके पास खुद की कंबल भी नहीं होती। एक दिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है कि वो अपनी सारी फसल को छोड़ छाड़ के क्या करता है, अपने कुत्ते के पास आँच दिलाकर बैठ जाता है और कंबल को ओढ़ लेता है। और होता क्या है, जो उसकी फटी पुरानी कंबल थी उसको वो गर्मी पहुंचने के कारण उसको नींद आ जाती है। और रात को होता क्या है, सारे के सारे जानवर हैं वो उसकी फसल को पूरी को चौपट कर जाते हैं। तो यही है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो इसमें गरीब किसान का जो जीवन है, जो चुनौतीपूर्ण जीवन है, उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया। तो जो मैंने कहानी बताई वही होती है सारी की सारी। तो ये इसका नाम से संबंधित। अब बात करें नायक हल्कू की चरित्र चित्रण। जो गरीब है हल्कू लेकिन सहनशील है। तो हल्कू एक गरीब किसान है, वह फसल से पहले साहूकार से क्या कर्जा लेता है और फिर अभाव से शांति से जीना चाहता है। फिर भी लेकिन क्या होता है भाई, साहूकार जो हल्कू है इस कहानी के अंदर, वो क्या होता है, उसका जो साहूकार होता है, जमींदार होता है, उससे क्या लेता है, कर्ज लेता है ताकि वो फसल उगा सके और फसल उगाकर है वो इस कर्जे को उतार सके। वो अभाव का जीवन जीता है लेकिन फिर भी अपनी किसानी को नहीं छोड़ता है। उसने अपने खेत के लिए कंबल खरीदने के बजाय जो पत्नी है उसके दबाव में आकर साहूकार का कर्ज चुकाया था। समझ में आ गया आपको। तो मतलब उसने क्या है कि अपने जो सुख सुविधाओं को त्याग कर उसने साहूकार का कर्ज चुकाने का कार्य किया था। अगले वाला कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश। तो आपको पता है हल्कू है, मैंने बताया था कि वो रात को, पूरी रात ठंड की रात में भी क्या करता है, खेत की रखवाली करता है। तो हल्कू अपने खेत में जीवन के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ है, उसकी गरीबी और शारीरिक असमर्थता को विवश बना देती है। वो क्या है, जो हल्कू है वो अपने खेत के अंदर अपने खेत की रखवाली करने का कार्य करता है, लेकिन उसकी गरीबी है, उसके पास कंबल खरीदने का पैसा नहीं होता है। ये चीज़ उसको क्या है, उसके कर्तव्यनिष्ठ को और भी मजबूर बना देती है। ठंडी रात में रखवाली करने के बजाय वह मजबूरी में अलाव के पास सो जाता है। वो
होता क्या है कि ठंडी रात होती है, उस साथ सर्द रात होती है, उसमें वह रात में रखवाली करने के बावजूद क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, तो आग जलाकर वो क्या कर लेता है, सो जाता है। समझ में आ गया? कर्तव्य नष्ट है, लेकिन क्या कर सकता है, बेचारा गरीब है, उसके पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकते, क्या किया उसने, बेचारा आग जलाकर है वो सो जाता है। अगले वाला है भावुक और स्वाभिमानी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हल्कू है वो भावुक हृदय वाला है, गरीब होने के बावजूद भी वो अपना आत्म सम्मान है, सुख का जीवन जीने की भावना रखता है। जीवन में कष्ट होने के बावजूद भी वो कभी अपनी गरीबी हो गई, अपनी जो व्यवस्था है उसके ऊपर कभी भी शिकायत नहीं करता है। उसकी पूरी फसल है वो जानवर है वो चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांति से कहता है कि कोई नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, आप कम से कम शांति से सो तो सकेंगे ही। तो इसमें ये क्या दिखाती है, उसकी भावुकता और स्वाभिमान दोनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अगले वाला पॉइंट है वास्तविकता को स्वीकार करने वाला। तो जो हल्कू है उसने अपने हालात को, जैसी उसकी परिस्थितियां, उसको उसने भाग्य मानकर स्वीकार कर रखा है, और उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है लेकिन सहने की क्षमता बहुत है। तो क्या कर सकता है, बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, और वो कर्ज लेकर फसल उगाता है तो वो भी चौपट हो जाती है। तो क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को अंत में वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेता है। उसके अंदर सहने की क्षमता बहुत है, इतनी सर्द रात में भी वो प्रयास करता है कि कैसे भी उसकी फसल बची रहे, लेकिन एक दिन सोने कारण उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो सो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी फसल चट हो जाती है। वो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है, बल्कि सामाजिक अन्याय को चुपचाप देखकर सहता रहता है। तो हल्को वो क्या करता है, कोई भी प्रकार का विरोध नहीं करता और सामाजिक न्याय को चुपचाप झेलता रहता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, जो पूस की रात है उसके कहानी का जो कहानी की भावना, वातावरण और मूल समस्या को दर्शाता है। तो पूस की रात है, ये कहानी है, ये कहानी की भावना हो गई, जैसा वातावरण है उसकी मूल समस्या को दिखाता है। हल्कू का जो चरित्र लिया गया है वो एक भारतीय जो गरीब किसान होता है उसकी वास्तविक तस्वीर है, क्योंकि भारत के जो किसान होते हैं उनके पास आपको पता है ज़्यादा पैसा नहीं होता है, खेती भी काफ़ी बार जानवर हो गए, अकाल हो गए, बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, और फिर उसे जमींदार हो गए, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, और काफ़ी बार वो कर्ज भी नहीं चुका पाते हैं। तो यही एक गरीब किसान की वास्तविक जीवन के बारे में इसमें बताया गया। एक गरीब जो किसान होता है वो क्या होता है, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हो फिर भी क्या करता है, कभी हार नहीं मानता और हमेशा प्रयास करता रहता है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जीवन में आपकी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको स्वीकार करते हुए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हल्कू का संघर्ष, त्याग और भावुकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो हल्कू ने जो संघर्ष कर रहा है, त्याग कर रहा है, और उसकी जो भावुकता है वो कहानी को क्या बनाती है, बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली बनाती है। मतलब जो कहानी है उसको क्या बना देती है, एकदम दर्शकों से उसका जुड़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो आपके गांव, आपके आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। तो ये आपको एकदम जीवन से संबंधित कहानी बनाती है। तो इस प्रकार कहानी, नामांकन और चरित्र चित्रण अत्यंत सार्थक दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको चरित्र में क्या क्या, हल्कू की क्या क्या विशेषताएं लिखनी है, मैं पहले एक बार फिर आपको ऊपर से समझा दूंगा। गरीब है वो, हल्कू है, गरीब है लेकिन सहनशील व्यक्ति है, ठीक है। वो कर्जा लेकर क्या करता है बेचारा, उसके वो फसल बेच कर आता है, तो कंबल खरीदने के बजाय क्या करता है, खेती करता है, या फिर साहूकार का कर्ज चुकाया था उसने। कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश है। क्या होता है, कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा तो रहा होता है, सर्द रात में अपनी रखवाली तो करता है, लेकिन एक दिन उसको क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो अपने कुत्ते के पास जो अग्नि जलाकर बैठता है और वहाँ पर ही सो जाता है, और क्या हो जाती है, वहाँ पर उसकी फसल जल जाती है। समझ में आ गया। भावुकता और स्वाभिमान, तो गरीब है लेकिन स्वाभिमानी भी है। वो क्या कहता है कि चलो अगर जानवरों ने अगर फसल खा गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कम से कम जीवन को अच्छे से रात को सो तो सकेंगे ही। वास्तविकता को स्वीकारने वाला, तो उसकी जीवन में आपको पता है हल्कू के जीवन में इतना संघर्ष है, गरीब है, साहूकार से पैसा लेकर उसने खेती की, वो भी फसल चौपट हो गई, लेकिन फिर भी वो जीवन में शिकायत नहीं करता, और क्या कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारे भाग्य में यही लिखा था। तो वो सारा सामाजिक अन्याय वो बिना विरोध के सहता रहता है। तो इन सब पॉइंटों को आपको लिख देना है। ये था आपका पहले वाला प्रश्न, पूस की रात का जो कहानी का जो शीर्षक है हल्कू, उसका चरित्र चित्रण। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद। साहित्य लेखन के अंदर
तो उनकी कला क्या विशेषताएं हैं और पूस की रात कहानी में उनकी कलाएं किस तरीके से निखर कर आती हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, साहित्यिक कलाओं का। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कलात्मक विशेषताओं की बात करें, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक यथार्थवादी कवि है। यथार्थवादी कवि मतलब उन्होंने जो वास्तविक जीवन में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी है साहित्य की रचना की है। तो उन्होंने, आपको पता, उनकी बहुत सी कहानियां जैसे नमक का दारोगा हो गई, पूस की रात हो गई, जो निम्न समाज दलितों की बहुत सी उन्होंने कहानियां लिखी हैं। तो ये सब कहानियां किसकी, गरीब व्यक्ति हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, समाज में निम्न वर्ग है, उनका जीवन किस तरीके से है, उन्होंने उस साहित्य को लिखा है जिस साहित्य के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। समझ में आ गया? गरीब किसान की बात हो गई, मजदूर की बात हो गई, ग्रामीण जीवन परिवेश हो गया, उसकी बात किसने लिखी है? प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से लिखी है। इसलिए प्रेमचंद है वो इतने प्रसिद्ध लेखक हुए क्योंकि उनकी जो बात है वो आम जनता को क्या हुई, बहुत अच्छी पसंद आई। इसमें क्या, पूस की रात की कहानी है ये कि संवेदनशील और यथार्थ कहानी, मतलब एकदम वास्तविक कहानी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारतीय ग्रामीण किसान है उसका जीवन कैसा होता है, पीड़ादायक जीवन रहता है, उसका संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। उस सब चीज़ों को उन्होंने क्या प्रभावी ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है, पूस की कहानी के माध्यम से इन्होंने गरीब किसान की कहानी को दिखाने का प्रयास किया और इतनी स्पष्टता से, इतनी यथार्थवाद से, इतनी वास्तविकता से दिखाया है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये तो हमारे ही आप में से किसी एक व्यक्ति की कहानी हो। समझ में आ गया आपको? तो कहानी और कला की विशेषताओं की बात करें अपन, परिचय तो अपन ने देख लिया। सबसे पहला पॉइंट यथार्थवाद। तो प्रेमचंद ने जो ये कहानी लिखी है इसमें ग्रामीण जीवन की एक अच्छी सच्ची कहानी आपको देखने को मिलती है, जिसमें जो हल्कू जैसा पात्र है, आज के समय में ये कहानी उन्होंने जब लिखी थी भारत आज़ादी के आसपास से पहले था, तो उसमें क्या हुआ, अगर आप उस कहानी को पढ़ोगे जिस समय प्रेमचंद ने लिखी थी तो उस समय किसानी मुख्य पैसा हुआ करता था। इतने ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे, आज भी नहीं बचते किसानी में तो, और जमींदारों का क्या बोलबाला हुआ करता था। तो उस समय की कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और उस कहानी में जो हल्कू है, जो किसान है, उसकी क्या पीड़ा देखने को मिलती है, अभाव का जो जीवन होता है वो देखने को मिलती है और उसकी व्यवस्था दिखाई देती है उस कहानी के अंदर। जैसे कि बिना कंबल के ठंडी रात को खेत की रखवाली करना। तो हल्कू है वो चाहता था कि चाहता तो अपना खेत में की फसल बेचकर क्या कर सकता था, कंबल खरीद सकता था, लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसने क्या किया, साहूकार का कर्ज है चुकाने का कार्य किया। तो यही है, उसके पास बेचारे के पास होता नहीं है कंबल, और फिर उस ठंडी रात में बिना कंबल के वो क्या कर रहा होता है, रखवाली कर रहा होता है। तो ये कहानी है, ऐसी गरीबी की कहानियाँ आज भी अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो ऐसी कहानी जब आप पढ़ते हो तो आपका क्या आत्मा से जुड़ाव होता है उन कहानियों के प्रति। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यथार्थवाद, वास्तविक कहानी के पात्रों के ऊपर इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। अगला क्या है, भावनात्मक और करुणामय। तो इमोशनल डेप्थ और पेथोस। तो कहानी जो है वो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय को छू जाती है। क्यों? हल्कू की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि वो बहुत ज़्यादा विवश है गरीबी से, इस समाज की व्यवस्था से, साहूकारों से, लेकिन फिर भी वो इतना विवश होने के बावजूद भी कभी भी करुणा की, दया की भीख नहीं मांगता हुआ दिखाई देता है। उसकी फसल चौपट हो जाती है, फिर भी वो स्वाभिमान के साथ कहता है चलो फसल चौपट हो गई तो कोई नहीं, हमारे भाग्य में यही लिखा था, अब कम से कम रात को चैन और सुकून की नींद से सो तो सकेंगे। तो समझ में आ गया, गरीबी है, विवशता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जो शिकायत नहीं की जा रही है हल्कों के द्वारा। तो यही कहानी, यही संघर्ष है वो पाठकों को जोड़ के रखती है। तीसरा पॉइंट होता है प्राकृतिक वातावरण का चित्रण। तो आपको पता है प्रेमचंद है, उनकी जो लेखनी है उसका यही कमाल था कि वो चीज़ों को ऐसे पेश करते थे जैसे कि एकदम वास्तविक आपके सामने वो चीज़ हो रही है, आप पढ़ रहे होते हो उस चीज़ को और आपको सीधा महसूस हो रहा होता अंदर से।
समझ में आ गया। जैसे पूस की जो का पूस की रात कहानी, उसमें ठंडी रात का जो चित्रण किया गया है, उसमें देखो उन्होंने किन शब्दों का चयन किया है, किसका, ठंडी हवा चुभने वाली। तो आपको पता है जब सर्द ऋतु का मौसम आता है और हवा चलती है तो ऐसे आपको चुभती है जैसे कि कील चुभ रही हो। तो इन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया कि जो ठंडी हवा चल रही है वो एकदम चुभने वाली है। साथ ही साथ जो मौसम होता है सर्द ऋतु का, उसमें ओस की बूंदें भी पड़ती हैं। आपको पता है ओस पड़ती है ना सर्द ऋतु में, तो वो भी लिखा उसमें, उन्होंने लिखा कि ओस की बूंदें वो टपक रही थी। तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एकदम वास्तविक लगेगा कि ये तो आम सामान्य एक सर्द ऋतु की ही बात हो रही है। समझ में आ गया। तो यही है प्राकृतिक जो चित्रण कर लेखक की यही लेखनी होती है, यही कमाल होता है कि आप शब्दों का इतना सजीव चयन कीजिए कि पढ़ने वाले को लगे कि ये तो अपने साथ ही कुछ घटित हो रहा है। समझ में आ गया। तो यही काम प्रेमचंद ने अपने माध्यम से किया है। इन लाइनों को अच्छे से याद कर लेना, आपको लिख के आनी है और ब्लैक पेन से लिख कर आनी है। अगले वाला पॉइंट है प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक की बात करूं, पूस की रात जो कहानी है वो सिर्फ ठंडी रात ही नहीं है, बल्कि देखो कहानी का चित्रण समझने का प्रयास करना। ठंडी रात की कहानी है, ठंडी रात बताई गई है। अब ये ठंडी रात का दो अर्थ है, एक तो जो वास्तविक रात है वो है, दूसरी बात क्या है वो किसान के जीवन को भी ठंडे रूप में दिखाती है कि उसका जैसे रात ठंडी है, कठोर है, वैसे ही उस किसान का जीवन भी क्या है, कठिन है, कठोर है और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से भरा हुआ है। तो समझ में आ गया आपको, ठंडी रात को प्रीतात्मक उस जो हल्कू है उसके जीवन के संघर्ष से जोड़ दिया गया है। तो यही कमाल है, कवि का यही कमाल होता है। उसके अलावा बताऊं आपको, अलाव की गर्मी, जो अलाव समझ आज या फिर अपनी जो अग्नि जलाकर बैठते हैं ना, आप गर्मियों सर्दियों में आपने देखा होगा कि लकड़ी जला के आप बैठ जाते हो, उसको अलाव बोला जाता है गाँव में। और शहरों के बच्चे तो आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसलिए बता दिया। तो अलाव की गर्मी से क्या दिखाया गया कि आशा और संतावना, मतलब उम्मीद है कि फसल इस बार अच्छी होगी और साहूकार के कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो अलाव को किस प्रतीक में दिखाया, आशा के प्रतीक में दिखाया कि एक ना एक दिन वो गरीबी के चंगुल से बाहर निकलेगा को। अगले वाला क्या है, फसल की चोरी। तो फसल की चोरी आपको पता है जानवर खा जाते हैं, जमींदार साहूकार है वो कर्जे में खा जाते हैं। तो इससे फसल की चोरी को क्या प्रतीक के रूप में दिखाया कि किसान है वो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई करता है, और ये जो समाज है, ये सामाजिक प्रणाली है, वो उसके हक को छीनकर चली जाती है। तो यहाँ पे फसल की चोरी को क्या दिखाया, किसान के हक का शोषण के रूप में दिखाया है। अगले वाला है झपकी और निंद्रा। तो थकान और पलायन, मतलब आपको पता है कि जो हल्कू है उसके झपकी और नींद आ जाती है। तो क्या है कि वो संघर्ष से इतना मतलब अंदर से टूट चुका हुआ, हार चुका होता है कि उसका इतनी थकान चढ़ चुकी होती है कि वो चाहता है कि इस जीवन को त्याग कर और कुछ कर सके। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनको प्रतीकों के रूप में दिखाया। तीनों के तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है और साथ के साथ इनको आपको लिख कर भी आना है ब्लैक पेन से। अगले वाला पॉइंट है संवाद की सरलता और प्रभावशीलता। तो आपको पता है प्रेमचंद की भाषा इतनी सरल रही है कि आम जन की जो भाषा होती है, गांव की भाषा होती है, आम व्यक्ति की भाषा होती है, उनका इन्होंने प्रयोग किया है। और पात्र भी ऐसे चुने जो आम जन जैसे हो, आम ग्रामीण जीवन जैसे हो। तो इनसे क्या होता है, इंसान की जो पहुँच होती है, जो व्यक्ति उनको पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि तो कुछ मेरी कहानी जैसी ही दिखाई आ रही है। जैसे कि इन्होंने एक शब्द यूज किया है, आप मज़े से सोएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है व्यंग्य दिखाई दे रहा है कि अब कहता है कि जो हुआ चलो जीवन में जो लिखा वो मिल गया, अब तो कम से कम जिंदगी आराम से तो जिएंगे। तो यहाँ पर आपको कई भाव एक साथ निकलेंगे, गंभीर भाव कि बेचारा कर भी क्या सकता है सोने के अलावा, व्यंग्य। अब उसने उस परिस्थितियों पर व्यंग्य कसा है कि भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट थे, तुमने एक और कष्ट दिया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा भाग्य में ये लिखा। और यथार्थ को भी दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है जो प्रेमचंद है, उनकी यही खूबसूरती रही है लेखनी की कि वो यथार्थ जो वास्तविक कहानियां हैं, वास्तविक पात्र हैं, उनको लेकर आते थे, वास्तविक बोली और वास्तविक शब्दों का चयन करते थे, इसलिए आमजन उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता था। अगले वाला प्रश्न है सामाजिक आलोचना। तो कहानी में प्रेमचंद ने समाज के आर्थिक ढांचे और किसान की दयनीय स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो आपको पता है समाज में जो किसान है उसका जो जीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण रहता है, दयनीय जीवन रहता है, उसके पास इतने संघर्ष करने के बाद में भी ज़्यादा पैसा नहीं आता है। तो यही चीज़ उन्होंने सामाजिक आलोचना की है, समाज की जो किसानों के प्रति इतना निर्दय है। यहाँ पर क्या दिखा है, साहूकार का अत्याचार, जो
बार बार कर्जे पर रखता है। साथ के साथ सरकार की उपेक्षा, किसान की व्यवस्था, ये सभी क्या है जो गंभीर जो सामाजिक प्रणाली है उस पर सवाल उठाने का, सवाल या निशान खड़ा करने का कार्य करते हैं। अगले वाला प्रश्न है पात्र चित्रण की कुशलता। तो हल्कू जैसे पात्र को भी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपना जो लेखन क्रिया है उसके माध्यम से शब्दों के चयन से एकदम जीवित बना दिया। ऐसा बना दिया, अगर आप भी इस कहानी को एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में हल्कू का नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा इन्होंने पात्र की रचना की है। और उसकी सहनशीलता, विवस्था व संवेदनशीलता मौन विद्रोह के पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ता है। मतलब जो प्रेमचंद है उसके जो सहनशीलता दिखाई है हल्कू की, वो कितना सहनशील है जीवन के प्रति, विवश है, मुश्किल परिस्थितियों में व्यवस्था को क्या और संवेदनशीलता उसके जीवन में अभी भी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई आम व्यक्ति, आम जन या आम मनुष्य भी उन परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा हो, वो भी व्यक्ति भी पढ़ ले तो उसे क्या एकदम अंदर से उसके विद्रोह मन से निकल आ जाए कि ऐसी बुरी परिस्थिति, ऐसा ये समाज किसी के प्रति निर्दयी नहीं हो। तो यही कमाल है प्रेमचंद की लेखनी का। अब बात करें अपन कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो आपको पता है पूस की रात कहानी है, ये एकदम कला मतलब लेख में यथार्थ, वास्तविक लगती है और भावनाओं से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने एक साधारण किसान की जो असाधारण पीड़ा और संघर्ष की कहानी है, इसको अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य की सबसे अमर कृति बना दिया। मतलब ऐसे शब्दों को ऐसे शब्दों का चयन किया कि साहित्य रचना है उसमें ये कहानियाँ सदा के लिए अमर हो गई। और ये कहानी न केवल मन को छूती है बल्कि पूरे समाज को किसानों के अधिकारों के प्रति जागृत करने का प्रयास करती है, उनके जो संघर्ष को सबके सामने वास्तविक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है जो पूस की रात है कहानी है उसकी, जो प्रेमचंद की कला व विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी के और जो आपका पेपर होता है उससे संबंधित अगर प्रश्नों को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और साथ के साथ कमेंट जरूर से करना। धन्यवाद। अति लघुतरात्मक वीडियो पूरा देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर करवा रखे हैं, उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। क्लिक करके सारे वीडियो को आप देख लेना साथ के साथ इस वीडियो को देखने के बाद में। चलो शुरू करें। इससे पहले आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यक्ति हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को जरूर से आपको शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। जो ये प्रसिद्ध साहित्यकार है विषम साहनी की जो कहानी है गदल, ये सामाजिक विसंगतियों और जातिगत भेदभाव पर करारा प्रहार है। मतलब ये कहानी है, गदल नामक कहानी है, एक दलित महिला की कहानी है जो सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक रूढ़ियों और स्त्री अस्मिताओं के पर प्रश्न उठाती है। मतलब ये जो महिला है, आपको पता है उस समय की कहानी है जिसमें महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे। सामाजिक जो व्यवस्था है वो उन्होंने महिलाओं को दबा रखा था। साथ के साथ जो धार्मिक रूढ़ियाँ हैं जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकती थी, तो उन सब चीज़ों पर इस कहानी के माध्यम से क्या किया गया है, कड़ा प्रहार किया गया है। इस कहानी पर्दा कहानी के जो साहित्यिक तत्व हैं उसमें पात्र, कथानक व संवाद जो उद्देश्य हैं वो वातावरण के आधार पर देखे गए हैं। तो ये कहानी बस यही है कि जो एक महिला है गदल नाम की, वो दलित महिला है और वो मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहती है, तो उसको जो पंडित वो रोकता है। तो उसके ऊपर इन्होंने पूरी कहानी लिखी है जिसमें महिला को कमज़ोर नहीं बताकर एक सशक्त बताया गया है। साथ के साथ जो धार्मिक, सामाजिक व जो रूढ़ियाँ हैं जो दलितों को और महिलाओं को रोक रही है उनके खिलाफ इन्होंने प्रखरता से आवाज़ उठाने का कार्य किया है। तो यही कहानी है गदल नामक कहानी। तो नायिका गदल का चरित्र चित्रण, तो उसमें क्या है, सबसे पहले बात करें साहसी और विद्रोही महिला है। तो आपको पता है गदल है वो एक साधारण दलित समाज की महिला है जो ऊंच नीच के खिलाफ क्या करती है, विद्रोह करने का प्रयास करती है। जब वह मंदिर के अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, दलित जो पुजारी होता है उसको, क्योंकि उस समय क्या होता था, दलित व्यक्तियों के जो नीचे समाज के व्यक्ति होते हैं उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसको भी इसीलिए रोका जाता है। तो वो तुरंत कहती है कि वो उस सब चीज़ों का क्या करती है, कड़े शब्दों में विद्रोह करती है। तो यही चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि जो गदल है वो क्या है, साहसी है। हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि गदल वो साहसी और विद्रोही स्वभाव की महिला है।
अगले वाला पॉइंट की बात करें, स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली, तो गदल है वो अपने स्वाभिमान से, अपने व्यक्तित्व से कभी भी समझौता नहीं करती है। समाज उसे नीचा दिखाता तो क्या कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बल्कि सबका है। समझ में आ गया? तो उसे जो पुजारी रोकता तो सीधा कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। तो इस कहानी के कथन के माध्यम से आत्मबल और आत्मसम्मान की भावना को दर्शाया गया है कि भाई वो कड़ा विरोध करती है। उसे लगता है कि भाई भगवान सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी है, हमारा भी है, हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है, हम भी आपकी तरह हाड़ मांस के प्राणी हैं, तो आप में और हम में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है। तो इसी चीज़ से क्या पता चलता है कि गदल वो एक स्वाभिमानी आत्म स्वभाव वाली महिला है। अगले वाला प्रश्न है, सजग और तर्कशील सोच वाली महिला। तो गदल है वो अंधविश्वास या परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं मानती है, वह समाज से तर्क करती है और मंदिर के दरवाजे सबके लिए समान होने की बात कहती है। तो गदल है वो क्या होती है, अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, ना ही जो पुरानी परंपराएं हैं जिसमें महिलाओं को और जो दलित समाज के लोग हैं उनको मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है, उसको आँख बंद कर विश्वास करती है। वो कहती है कि मंदिर के दरवाजे वो सबके लिए क्या है, समान होते हैं। तो यही है कि नारी होने के साथ वो किसका रूप है, एक समाज सुधारक के रूप में भी उसको दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट है, नारी अस्मिता का प्रतीक। नारी अस्मिता क्या होती है, जिसमें जो नारी है उसको क्या एक अबला मतलब एक कमज़ोर के रूप में नहीं दिखाकर उसको मजबूत आवाज़ बनकर दिखाया गया है। जो भीष्म साहनी उन्होंने एक मजबूत जो महिला का कैरेक्टर इसीलिए चुना है ताकि उसको एक कमज़ोर के बजाय एक मजबूत महिला के रूप में दिखाया जा सके, जहाँ स्त्रियाँ चुप रहकर समाज की जो ये रीतियाँ हैं उनको सहे नहीं, बल्कि अपने मूल्य हैं, अपने अधिकार हैं, सम्मान की बात है, उसको ऊंची आवाज़ में समाज के सामने रख सकें और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ सकें। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें जो गदल है उसको क्या दिखाया गया है, साहसी दिखाया गया है इस कहानी में, और स्वाभिमानी दिखाया गया है। स्वाभिमानी दिखाया गया है कि वो तुरंत कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी है, हमारा भी है। ये बात उसको ठेस पहुँचती है। साथ के साथ सजग और तर्कशील महिला है, वो कहती है कि मंदिर के दरवाजे वो आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो यही है कि उसको समाज सुधारक रूप में भी उसको दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट था कि नारी अस्मिता की प्रतीक, मतलब जिस तरीके से महिलाओं को पहले क्या समझा जाता था कि अबला नारी कमज़ोर रूप में समझा जाता था, बल्कि जो भीष्म साहनी उसमें गदल के माध्यम से महिलाओं को मजबूत उसके अधिकारों के लड़ने वाली एक आत्मसम्मानी समाज सुधारक महिला के रूप में दिखाया गया है। तो ये हो गया उनका चरित्र चित्रण गदल का। अब कहानी का मूल्यांकन करेंगे अपन। सामाजिक यथार्थ का कहानी मतलब वास्तविकता की कहानी। तो आपको पता है कहानी के माध्यम से जो समाज है उसके अंदर जातिगत भेदभाव हो गया, धार्मिक असमानता और पाखंड को उजागर करती है। तो आपके समाज में आपको पता है ना, पहले हिंदू समाज में क्या होता था, जो नीचे कुल के व्यक्ति होते थे, नीचे समाज के व्यक्ति, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था। तो यही है जो जातिगत भेदभाव हो गया, धार्मिक असमानता हो, उसको उजागर करती है। तो इसमें दलितों की जो उपेक्षा है और स्त्रियों की जो स्थिति है उसको एकदम कुशलता से यथार्थ जीवन के रूप में दिखाया गया है। जो समाज में जो घटना घट रही है उसके रूप में उसको दिखाया है। अगले वाला पॉइंट है प्रतीकात्मक और संदेशात्मक। तो मंदिर का दरवाजा इस कहानी में क्या सामाजिक समानता को दिखाता है। ये दिखाता है कि जो समाज की रूढ़ियाँ हैं वो मंदिर के दरवाजे की तरह इन्होंने उनको रोक रखा है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो सामाजिक समानता सबके लिए जाएगी और अधिकारों के प्रतीक के रूप में उसको दिखाया है। ये कहानी यह संदेश देती है कि ईश्वर सबका है, कोई भी किसी को ईश्वर से दूर नहीं रख सकता। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि भगवान पर किसी एक वर्ग विशेष का कभी भी अधिकार नहीं हो सकता, ईश्वर सबका है। समझ में आ गया? और ईश्वर को आप किसी भी व्यक्ति से दूर नहीं कर सकते। ये एक भावनात्मक विचार है, ना कि एक सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है। वातावरण और भाषा की सरलता। तो कहानी में जो पात्र लिए गए हैं, भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कैसा किया गया है। तो आपको पता है पात्र एक महिला का लिया गया है, जिसमें क्या दिखाया, महिला को एक मजबूत रूप से दिखाया गया है। साथ में ऐसी बात की गई है जो आपको वास्तविक समाज से संबंधित है, एक समाज की कुरीति है, एक रूढ़ि है, उसको दिखाया गया है। साथ के साथ जो एकदम साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या होता है कि समाज के हर व्यक्ति है उसके ये बात है एकदम वास्तविक लग सके। समझ में आ गया? तो ग्रामीण परिवेश के एकदम वास्तविक रूप को इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है।
अगले वाला पॉइंट है नारीवाद और सामाजिक न्याय की प्रस्तुति। तो कहानी के माध्यम से जो स्त्री के आत्मसम्मान की और अधिकारों की बात की गई, तो इस कहानी के माध्यम से यही बात की गई है कि स्त्री हो गई और जो समाज से संबंधित जो नियम है, सामाजिक न्याय, उसकी बात की गई है। तो महिलाओं को जिस तरीके से कमज़ोर समझा जाता था, उसके विपरीत भीष्म साहनी उन्होंने महिलाओं को एक मजबूत पात्र के रूप में, गदल के रूप में उसको प्रस्तुत किया। साथ ही साथ जो समाज में दलित वर्ग को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, उसके विरोध इन्होंने लिखा है। तो यही है, सामाजिक न्याय और नारीवाद का प्रतीक देखने को मिलता है आपको इस कहानी के अंदर। निष्कर्ष की बात करें तो गदल कहानी में नायिका गदल एक ऐसी स्त्री है जो जातिवाद, पाखंड और सामाजिक असमानता के विरुद्ध में सशक्त आवाज उठाती है। मतलब जो गदल कहानी है उसमें जो स्त्री है वो जातिवाद हो गई, जो आपका समाज में जातिवाद फैल रहा है, पाखंड हो गई, धार्मिक जो पाखंडवाद है, और सामाजिक असमानता जो जातिवाद के आधार पर है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य करती है। वो दलित समाज का एक प्रतिनिधित्व बनकर लड़ती है, संघर्ष करती है। और इसके लिए क्या होता है, इसको एक जो पूरे समाज है उसके लिए क्या दिखाया गया है, एक समाज सुधारक के रूप में दिखाया गया है। तो यही है, पर्दा कहानी के जो पात्र हैं उसको क्या सामाजिक संघर्ष का, विद्रोह की भावना का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये कहानी जो समाज के से संबंधित एक सशक्त और यथार्थवाद रचना में से एक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे रखा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। धन्यवाद। रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप प्रश्न को जरूर से कर दोगे। साथ के साथ मैंने अन्य प्रश्न भी करा रखे हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा चैनल में। आप लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, बाकी के प्रश्नों को भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सुकून और मैं, मन्नू भंडारी के द्वारा जो बंटी, आपकी बंटी नामक जो एक स्टोरी है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाली कहानी है। मतलब इसमें सामाजिक जो परंपराएं हैं और जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर इस कहानी को लिखा गया है, जिसमें आधुनिक समाज की जो महिलाएं हैं उनकी किस प्रकार की सोच होती है उस पर इन्होंने लिखा है। परिवार हो गए, रिश्ते हो गए, और आज के समय जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उस पर इन्होंने यथार्थ एक वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया है। इसमें दो मुख्य पात्र होते हैं, बंटी और सुकून। इसके माध्यम से जो लेखिका है, इन्होंने दो अलग अलग सोच के जीवन मूल्यों के बारे में बताया गया। तो बंटी है वो सुकून की बेटी होती है ना। वो क्या होती है, नई परंपराओं वाली महिला है, जो नई सोच रखती है, वो बिल्कुल भी दबना नहीं चाहती है, वो खुलकर जीवन जीना चाहती है, आधुनिकता का जीवन जीना चाहती है। वही सुकून उसकी मम्मी है, जो पारंपरिक सोच वाली है, जो पुराने तरीके से सामाजिक मूल्यों को समझती है, परिवार को ज़्यादा महत्व देती है। तो उन दोनों के जो विरोधाभास विचारधारा है, वैचारिक मतभेद हैं, उसको इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चलो और डीपली से अपने को समझेंगे चरित्र चित्रण के माध्यम से। पहला प्रश्न है चरित्र चित्रण। तो बंटी की इस कहानी में सुकून की बेटी है। बंटी वो क्या सुकून की बेटी होती है, और उसका व्यक्तित्व कैसा है मैंने पहले बताया आपको, वो नई सोच वाली महिला है, आधुनिक सोच वाली महिला है। तो उसका क्या गुण है, सबसे पहले आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी। तो जो बंटी है वो नई सोच वाली युवती है, वो अपने फैसले क्या करती है, खुद लेती है, और समाज के जो पुराने नियम और कायदे हैं उनको वो क्या करती है, चुनौती देती है, उनको वो मानने से इनकार कर देती है। और वो चाहती है कि उसकी जो माँ है सुकून, उस पर वो बिल्कुल भी निर्भर ना रहे, उसकी निर्भरता वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। तो आपको क्या पॉइंट को ध्यान रखना है, जो बंटी है वो नए विचारों वाली युवती है, वो जो समाज के पुराने नियम कायदे उनको ज़्यादा स्वीकार नहीं करती है। साथ के साथ वो आत्मनिर्भर होना चाहती है, वो अपनी माँ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहती है। अगले वाला व्यवहारिक और आधुनिक सोच। तो पता है वो अपनी माँ की तरह भावनात्मक सोच नहीं रखती है, वो बिल्कुल तर्कसंगत और तथ्यों और सच्चाई को सोचकर फैसले लेती है। वह रिश्तों को निभाती जरूर है, लेकिन दबकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। वो बराबरी का हक पाकर समाज में जीना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो किसी भी व्यक्ति से दबकर रहे, वो चाहती है कि वह खुले विचारों के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जीवन को जीना चाहती है। वो रिश्तों को निभाती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाली लड़की है, ना कि ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग वाली।
अगले वाला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण की प्रतिनिधि। तो बंटी आज की नई स्त्री की तरह है जो अपने अधिकार हो गए, रिश्तों की पहचान के प्रति सजग है। मतलब वो अपने अधिकार, शिक्षा और जो पहचान है उसके प्रति क्या होती है, मतलब प्रासंगिक है, सजग है। वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती है। तो वो भी चाहती है कि वो पुरुषों की तरह बाहर निकले, समाज में बाहर निकले और कार्य करे और उनकी तरह क्या उनकी बराबरी कर सके। तो बंटी है वो आज की जो आधुनिकता सोच वाली जो विचारधारा उसको अपनाना चाहती है। वो समाज की रूढ़ियों को तोड़ती है और उनके अपने लिए निर्णय लेना चाहती है। तो वो समाज के जो नियम कायदे हैं कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, उन सब नियम कायदों को वो दरकिनार करती है, उनको मानने से इनकार करती है। वो अपने फैसले, अपने निर्णय है खुद लेकर खुद स्वीकार करने का प्रयास करती है। अगले वाला पॉइंट है मां सुकून से भिन्न दृष्टिकोण। तो जो उसका दृष्टिकोण है बंटी का, वो अपनी माता से क्या बिल्कुल भी अलग है, भिन्न है। वो क्या त्याग और समझौते को प्रतिमूर्ति है। मतलब वो ज़्यादा त्याग करके, समझौता करके जीवन जीने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना चाहती है। वह बंटी है जो उसकी लड़की है सुकून की, वो क्या स्वतंत्र और आत्म सम्मान वाली सोच वाली लड़की है। वही दोनों की जो पीढ़ी के जो बीच में जो गैप है, जनरेशन गैप अपन जिसको बोलते हैं, उसके जो विचारिक मतभेद है उसको दिखाया जाता है। तो यही है जो यहाँ पर जो बंटी है उसकी जो चरित्र विशेषताएं क्या क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ ओवरव्यू में। सबसे पहले आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। तो वो क्या है, एकदम कॉन्फिडेंट वाली सोच वाली महिला है। वो अपनी माँ पर क्या बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहती है, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। अगले वाला पॉइंट है व्यवहारिक और आधुनिक सोच वाली लड़की। तो वो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रखती है, वो तथ्यों को स्वीकार करती है। वो रिश्ते में अपने माता पिता का रिश्ता बनाए तो रखना चाहती है, मतलब उनके साथ, लेकिन दबकर नहीं रहना चाहती, खुलकर अपना जीवन जीना चाहती है। अगले वाला क्या है, स्त्री सशक्तिकरण और प्रतिनिधि। मतलब बंटी आज की महिलाओं की तरह क्या है, आधुनिक शिक्षा हो गई और उसके प्रति सजग है। साथ के साथ वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती है, वो उनकी तरह बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, काम करना चाहती है। अगले वाला पॉइंट माँ सुगुन से भिन्न दृष्टिकोण। जो माँ, उसकी माँ है वो क्या परिवार को ज़्यादा महत्व देती है, भावनात्मक में ज़्यादा है ना, दबकर थोड़ा समझौता करके रहना चाहती है। लेकिन बंटी ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है, वो एकदम स्वतंत्र और आत्मसम्मान की सोच वाली लड़की है। तो ये तो था बंटी का। अब अपन सुगुन का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया सुगुन है वो एक मध्यम वर्गीय गृहिणी है, मतलब गृहिणी महिला है। वो अपना पूरा जीवन है वो अपने परिवार के प्रति प्राथमिकता देती है और उसको त्याग में लगा देती है। तो यही त्याग, समर्पण और सहनशीलता है, उसकी मिसाल किस में देखने को मिलती है, सुगुन में उसको देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट है उसमें कर्तव्य निष्ठा और परिवार के प्रति सजगता। तो सुगुन ने अपने पति और बच्चों और घर के लिए क्या कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसे अपने सपनों में दबा दिया। तो उसके जो भी सपने थे उसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर दिया, उनका त्याग कर दिया। और उसकी प्राथमिकता क्या रही हमेशा, उसके जो बच्चे हो गए, घर हो गए, परिवार हो, वो क्या रहता है उसका हमेशा प्राथमिकता वही रही है। अगले वाला पॉइंट है संवेदनशील और भावुक महिला। सुगुन एक प्रकार की भावुक हृदय वाली महिला, वो दूसरों की भावनाओं को समझती है और उनके लिए सहानुभूति रखती है। तो सुगुन है वो एक इमोशनल कैरेक्टर वाली स्त्री है। वो दूसरों की भावनाओं को भी समझती है और खुद को दूसरों की जगह पर रख के सोचने का प्रयास करती है। साथ के साथ जो बंटी का व्यवहार है, जो खुले विचार वाली है, काफ़ी बार वो अपनी माता की भावनाओं का ज़्यादा कदर नहीं करती है। तो इस व्यवहार से उसको क्या अंदर से दुख भी पहुंचता है, लेकिन उसकी अच्छाई को वो समझती भी है। लेकिन साथ के साथ उसको पता है कि भाई आधुनिक सोच वाली लड़की है, इसीलिए उसकी सोच को वो समझने का प्रयास भी करती है। अगले वाला पॉइंट है परंपरावादी सोच वाली। तो सुगुन का जो जीवन है वो क्या है, त्याग और समझौते से है। उसने अपना जो उसके जो सपना था, उसने अपने परिवार के लिए, घर के लिए क्या कर दिया, उससे समझौता कर लिया। उसने अपने परिवार की खुशी को क्या अपनी खुशी माना। तो यही है, ये जो फर्क दिखाता है पुरानी सोच में और नई सोच में। तो वो नई पीढ़ी की सोच से बिल्कुल भी सहमत तो नहीं होती है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेती है कि चलो कोई नहीं, आज के समय में लोग यही इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो चलो कोई नहीं, लेकिन मैं मेरे घर के प्रति जो त्याग है उसको जारी रखूंगी। अगले वाला पॉइंट है नारी जीवन की करुणा और संघर्ष की प्रतिमूर्ति। सुगुन का जीवन हर भारतीय स्त्री की कहानी है।
जो अपने अस्तित्व को बुलाकर दूसरों की सेवा करती है। तो सुगुन का जो जीवन है वो एक आम महिला, जो भारतीय महिला है, उसका एक चरित्र चित्रण है। उसका जो वास्तविक जीवन होता है उस रूप में उसको दिखाया गया है। वो क्या करते हैं आपको पता है, एक भारतीय जो गृहिणी महिला वो अपने अस्तित्व को बुलाकर दूसरों की सेवा करती है, अपने बच्चे परिवार उसको सब कुछ मानकर उनको जीवन में, उनकी खुशी में, उनके सक्सेस में, उनकी सफलता में ही खुद की खुशी और सफलता देखती है। यही चीज़ें हैं वो हमारी आंखों को क्या कर देती हैं, हमारी जो जो आत्मगिलना मतलब हमारी भावनाओं को छूती हैं यही बातें। साथ के साथ इन्हीं सब चीज़ों से हमें क्या देखने को मिलता है, उनका जो आम स्त्री है भारतीय महिला, उसका कर्तव्य, दर्द और आत्म गिलानी, उसकी जो पीड़ा वो देखने को मिलती है। तो अब अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सुगुन का चरित्र चित्रण भी। पहला है कर्तव्यनिष्ठ और परिवार के प्रति समर्पित। तो जो आपको पता है सुगुन है वो अपने सपनों को अपने परिवार के लिए, घर के लिए क्या कर देती है, दबा देती है। वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। दूसरा संवेदनशील और भावुक महिला। तो वो क्या आती है, वो बंटी है, वो उसका जो व्यवहार है, जो आधुनिक सोच की सोच है उसके काफ़ी बार उसके व्यवहार से वो दुखी भी होती है, लेकिन उसकी सोच को वो समझती है और उसे स्वीकार भी कर लेती है। अगले वाला क्या, पारंपरिक सोच। तो पुरानी सोच विचारधारा वाली महिला है, वो क्या करती है, जो अपने जो उसका परिवार है उसके सुख को ही अपना सुख मानती है, और जो आधुनिक सोच है उसमें वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखती है। अगले वाला पॉइंट है उसमें नारी जीवन की करुणा और संघर्ष की प्रतिमूर्ति। तो सुगुन का जो जीवन है वो एक आम भारतीय महिला का जीवन की तरह में दिखाई देता है, जिसमें दूसरों की सेवा करने को ही क्या अपनी खुशी माना गया है। अब यहाँ पर अपन कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो सुगुन और बंटी हैं, ये दो विपरीत विचारधाराओं के पात्रों को यहाँ पर लिया गया है, जिसमें बंटी एक नई पीढ़ी की विचारधारा व स्वतंत्र विचारधारा वाली लड़की है, वहीं सुगुन क्या पुरानी पीढ़ी की त्यागमयी व समर्पणी गृहिणी है। तो दोनों के अलग अलग जो व्यवहार है, विचारधारा, उसको इसमें दिखाया गया है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने यही दर्शाया है कि समय के साथ नारी है उसकी सोच, भूमिका व दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया। तो यही है, कहानी के माध्यम से यही दिखाया गया है कि आज की जो महिला है वो पुराने समय की महिलाओं की तरह उनकी सोच और दृष्टिकोण है वो काफ़ी बदल गया। यही दो पीढ़ियों की टकराव की कहानी आपको समझ में आती है। यही जो आज के समय जो विचारधाराओं का जो टकराव होता है आधुनिक और पारंपरिक सोच में, वो इस कहानी के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। बाकी के प्रश्न देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्या है गद्य विधा कौन सी होती है, जो कहानी पढ़ते हो आप, उपन्यास पढ़ते हो, जो ये नोवेल पढ़ते हो, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो गद्य विद्या के अंतर्गत आती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विद्या है भाई। आपको ऐसा है कि पोएम जो आती है ना, कवियों के द्वारा जो पोएम हो गई, छंद हो गए, ये आपकी कविताएं होगी, इनको पढ़ने के बाद में तो आदमी फिर भी समझे ना समझे चीज़ों को, समझ में आ गया। तुलसीदास को आपने लिखने के पढ़ने के लिए बैठा दिया, तो आम व्यक्ति उसकी भाषा को समझ पाए नहीं समझ पाए, वो ऐसी बातें लिख देते थे कि हमारे समझ में नहीं आई। लेकिन आप प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी हर व्यक्ति समझ सकता है, समझ में आ गया। तो ये जो गद्य विद्या है इसकी यही खूबसूरती कि हर व्यक्ति है वो इसको समझ सकता है, हर व्यक्ति इससे जुड़ाव महसूस करता है। ये सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का संजीव चिंतन प्रस्तुत करता है। तो आपको पता है जो हिंदी गद्य विद्या है, इसमें आपको जो हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संस्कृति है, उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है उसको दिखाने का प्रयास करता है। मतलब जो हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो हमारे समाज के आसपास जो कहानियां हैं, उसी का चित्रण लेखन के माध्यम से कवि है जो लेखक है वो लिखते हैं गद्य विद्या के अंतर्गत। जो हमारी उपन्यास जो कला है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में शुरू हुई और 20वीं शताब्दी तक ये अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। समझ में आ गया आपको, 19वीं शताब्दी से शुरू हुई और 20वीं शताब्दी में अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अब इसका उद्भव के बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। आपको पता है जो हिंदी का जो उपन्यास लेखन कला है, इसकी श्रेय जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास को। तो किसको जाता है, लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके द्वारा भारतीय उपन्यास लेखन कला उसकी शुरुआत की थी। इन्होंने 1882 में परीक्षा गुरु नामक एक उपन्यास है उसको लिखा था। तो कब लिखा था, 1882 में इनके द्वारा जो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास उसका लिखा गया, जिसे क्या माना जाता है, प्रथम उपन्यास के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अपन प्राथमिक विशेषताओं की।
प्राथमिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको लाला श्रीनिवास दास है, उनका नाम अच्छे से याद कर लेना है। 1882 में उनके द्वारा गुरु के द्वारा परीक्षा ली जाती है, ऐसे याद कर लो। जो थारी गुरु जी परीक्षा ले लेता ना 11वीं में, बया को ये नोवेल लिखो, ये साबू याद कर लियो। ठीक है, लाला जी बहुत तगड़ी परीक्षा लिया करता, ऐसे याद कर लो। तो 1882 में इन्होंने नोवेल लिखा था और इसे प्रथम उपन्यास माना जाता है। ट्रिक भी बताती है, लाला नाम का एक गुरु था जो परीक्षा लेता था, समझ में, इस ट्रिक से याद कर लेना आप। अब प्रारंभिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग में जब उपन्यास कला लेखन शुरू हुई तो इसकी क्या विशेषताएं थी? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा मतलब जो हमारे समाज की जो संस्कृति है, जो हमारे समाज के आसपास जो नैतिक रहन सहन होता है, उसी के ऊपर इन्होंने लिखा। साथ के साथ जो हमारी नैतिकता है, हमारा जो सोचने का नजरिया है, उसको बदलने का इन उपन्यास के माध्यम से प्रयास हुआ। अगला है ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित प्रयोग। तो ब्रज भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रयोग इसमें होना शुरू हो गया। अगले वाला पॉइंट है कथानकों में अधिक शिक्षाप्रद और कम यथार्थ। तो जो कथानक थे, जो कहानियों को लिखते थे, वो शिक्षाप्रद ज़्यादा बातें लिखते थे, मतलब अहियाँ की बात ज्ञान भरी बात ज़्यादा लिखा करता, जिम यथार्थ कम, वास्तविकता कम रहती, अहियाँ लिख देता ज्ञान की बातें, तो लोग थोड़ा कम पढ़ा करता। समझ में आ गया? तो जब कोई भी चीज़ शुरुआत हो ना, तो कोई उद्देश्य यही हो कि अपना समाज ना बदल देना। तो यही है, उपन्यासों ने भी, जो उपन्यासकार जो पहले होते थे, इन्होंने यही प्रयास किया कि हम समाज के ऊपर कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने नैतिक शिक्षा पर लिखना प्रयास किया, ब्रज भाषा और खड़ी भाषा पे, और शिक्षा पर तरीके से लिखने का प्रयास किया। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, गुरु परीक्षा है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास के द्वारा, और चंद्रकांता वो देविकानंद खत्री के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेनी है। देखो ये रटने वाला कंटेंट है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। अगले बात करें, अब धीरे धीरे क्या होता है, जो हिंदी उपन्यास है उसका विकास है। पहले कोई भी चीज़ है, पहले कोई बालक हो है, फिर वो बड़ो है ना, थाली उम्र को है, फिर वो और बड़ो है, फिर क्या बुढ़ो जा, तो वाह है, हर कोई भी चीज़ हो, साहित्य हो, कोई तकनीक हो, वह भी ये सब आगे बढ़े। तो वो बालकपन हो, बचपन में उसका जो साहित्य का बचपन था, उसमें क्या था, शिक्षाप्रद बात कराया करता। अब क्या हो, और आगे बढ़िया, तो आगे बढ़िया कौन आयो, उनमें तो है सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है प्रेमचंद युग। तो 1818 से लेकर 1836 तक का जो युग रहा, उसमें प्रेमचंद ने अपना जो एक छत्र राज किया साहित्य के ऊपर। इन्होंने ऐसी साहित्य लिखा कि सभी लोग प्रेमचंद को जानने लगे। तो हिंदी उपन्यास की वास्तविक विकास की शुरुआत किसने करी है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। तो लाला श्रीनिवासन के द्वारा शुरुआत की गई, और प्रेमचंद पूछा, बोले जी थे तो करी शुरुआत, अब तो मैं आगा नई कुछ नई धारा लेके आऊँगा। तो इन्होंने उपन्यास पे क्या, इन्होंने कैसा उपन्यास लिखा? सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाएं, मतलब समाज में हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उस पर इन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे पूस की रात आपके कहानी आती है, तो उसमें क्या होता है, एक गरीब किसान की कहानी दिखाई गई है। तो इन्होंने क्या किया, जो समाज में हमारे आसपास जो घटनाएं घटती थी वो कहानियाँ दिखानी, इन्होंने बतानी शुरू करी। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ वो कौन सी हैं? सेवा सदन है, 1818 में लिखी गई, स्त्री स्वतंत्रता पर लिखी हैं। उसके अलावा निर्मला, रंगभूमि, गबन हो गया, कर्मभूमि और गोदान, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम कुछ याद नहीं करो, ये याद कर लेना, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस पर लिखी गई हैं? किसानों पर, स्त्रियों और मध्यम वर्ग की समस्याओं पर लिखी गई हैं। अब प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने सबसे पहले क्या किया, ऐसा साहित्य लिखा जो आम जन की से संबंधित था। समझ में आ गया? और लोग उससे जुड़ाव करते थे क्योंकि उनमें मार्मिक पक्ष है, यथार्थ, वास्तविकता और भावनात्मक पक्ष देखने को मिलता था। इससे क्या हुआ, उन्होंने और समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखा, तो इससे सामाजिक सुधार भी हुआ और नैतिकता भी फैली, और लोगों को भी धीरे धीरे साहित्य में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। फिर जो युग आता है वो प्रेमचंदोत्तर युग आता है, मतलब प्रेमचंद के बाद का युग। इसमें मनोविज्ञान और शिल्प विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी। शुरुआत में नैतिकता, प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग आता है 1836 से लेकर 1850 तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर, इस काल के अंदर मनोविज्ञान विश्लेषण, मतलब मन की बात पढ़ने वाली बातें ज़्यादा बताने लगा, और शिल्प प्रयोग की ओर बढ़े, जिसमें अंतर्मन और आत्म संघर्ष को उकेरा गया। तो इन क्या हो, जो प्रेमचंदोत्तर युग हो, इसके अंदर क्या बताया गया कि मनोविज्ञान की जो आदमी का मन में जो संघर्ष चल रहे हुए है, उसका बारे में ज़्यादा चीज़ बताई गई थी। तो एक प्रमुख लेखक कौन रहा?
जिनेंद्र कुमार सुनीता और त्यागपत्र लिखा उनके द्वारा। आज्ञे के द्वारा शिखर एक जीवनी नामक लिखा गया। फिर अगला युग निकल के आता है प्रगतिशील युग है, वो 1940 से लेकर 1960 तक, जिसमें सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष की बातें। क्यों? क्योंकि युवाया को दौर हो जद साहित्य कहाँ से निकल कर आता है? समाज से निकल कर आता है। जैसा समाज की भावना वैसा ही साहित्य होता है। मैं समझाऊंगा कैसे इसके बारे में आपको। देखो, वो ऐसा युग था 1940 के बाद में भारत में क्या हुआ, भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, किसान मजदूर है वो पीड़ित व शोषित हो रहे थे। तो ऐसे युग निकल कर आया, इसमें क्या आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ऐसा ही साहित्य में देखने को मिलता है। तो इस दौर में गरीबी का साहित्य, शोषण का साहित्य व पूंजीवाद का साहित्य व गरीब किसान व मजदूर आंदोलन का साहित्य ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जमींदारी प्रथा वो अपने सर्वोच्च काल पर थी। किसान थे वो पीड़ित थे, कर्ज से पीड़ित थे, अकाल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनसे पीड़ित थे। तो इसी सब चीज़ों पर क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। इसमें कौन हुए प्रमुख साहित्यकार? यशपाल है, दिव्य व झूठा पक्ष, राम वृक्ष, बेनपुरी, अमृतलाल नागर के द्वारा कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखी गई। फिर अगले वाला है नई कहानी और नव उपन्यास युग। तो 1960 के बीच में 1980 के चीज़ में क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज वगैरह, उद्योग वगैरह लगने शुरू हो गए, तो लोग ग्रामीण से पलायन करके कहाँ जाने लगे, शहरों की तरफ जाने लग गए। समझ में आ गया। उसमें जो महिला सशक्तिकरण उसकी बातें आगे बढ़ने लगी। तो ऐसा ही साहित्य भी देखने को मिला। तो इस साहित्य में क्या होता है, नई कहानी और नव उपन्यास युग 1960-1980 के बीच में क्या देखने को मिला। इस उपन्यास में आपको नारी चेतना, महिलाओं की जो जागरूकता है, इसके ऊपर देखने को मिला। अस्तित्ववाद, जो इंसान का अस्तित्व, उसकी बात की गई, तथा शहरी जीवन के जटिलताएं हैं, शहरी जीवन में मुश्किलें, उसके बारे में लिखा गया। इसके प्रमुख जो लेखक कौन है, मनु भंडारी, उनके द्वारा आपका बंटी, राजेंद्र यादव व मोहन राकेश, इसके द्वारा प्रमुख कृतियाँ वो लिखी गई। तो अच्छे से याद कर लेना है, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा। देखो इस प्रश्न को, आपको जितनी ट्रिक हो सकती है मैं बता रहा हूँ आपको। विषय तलाक हो गया, स्त्री अस्मिता हो गया, बाल मनोविज्ञान व मध्यम वर्गीय तनाव, क्योंकि मध्यम वर्ग एक नया वर्ग उभर के आ रहा था जिसके पास अलग अलग प्रकार के संघर्ष थे, तो उसी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा लिखा है इसके में। फिर कौन सा है, सामंतकालीन युग 1980 के बाद का। तो यहाँ पर क्या होता है, अब दो दलित वर्ग हो गया, नारीवाद की बातें हो गई, आदिवासी जीवन हो गया, तकनीकी समाज निकल कर आया, तो तकनीक वगैरह बढ़ने लग गई, तथा जो समाज था, जो नीचे का समाज था, उसने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो वैसा ही आपको साहित्य देखने को मिला इसके अंदर। प्रमुख कौन, आलम शाह खान, राही मासूम राजा, उसके द्वारा आंदा गाँव लिखा गया, तथा मैत्रेय पुष्पा, उसके द्वारा चाक व इदत्रम है, ये सब है चीजें वो लिखी गई। अगले वाला पॉइंट है हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं। तो हिंदी उपन्यास उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला था यथार्थवाद, मतलब उसमें वास्तविकता की बातें की गई। अगले वाला पॉइंट सामाजिक सरोकार और परिवर्तन की चेतना। तो जो समाज है उससे संबंधित, समाज है भाई, समाज को बदलने का, नैतिकता से संबंधित चीज़ों के बारे में बातें होने लगी। मनोवैज्ञानिक गहराई, तो मनोविज्ञान है उससे संबंधित है वो चीज़ें निकल कर आने लगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक संघर्ष है वो उस दौर में ज़्यादा देखने को मिला। अगले वाला दलित हो गए, पिछड़े हो गए, जो स्त्री हो गई, उन सब चीज़ों पर भी चित्रण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है भाषा में सादगी और संवाद की प्रभावशीलता। तो जो गद्य होता है उसकी यही विशेषता होती है कि जो भाषा होती है वो एकदम सरल होती है, हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, हर व्यक्ति वो इससे जुड़ाव महसूस कर सके। तो इसीलिए क्या होती है, जो उपन्यास है उसकी भाषा की जो सादगी व संवाद देखने को मिलता है। निष्कर्ष की बात करें, हिंदी साहित्य का जो विकास है वो साहित्यिक परिपक्वता का प्रतीक है। तो आपको पता भाई, हर चीज़ समय के साथ बदलती चली जाती है, जैसा समय आता है वैसा ही समाज बदलता है, समाज बदलता है तो साहित्य भी बदलता जाता है। तो जैसे जैसे साहित्य बढ़ा है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता और देखने को मिली है। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि समाज का आईना भी दिखाता है। तो आप कोई भी कहानी पढ़ते हो तो इससे आपका मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ में जो समाज में घट रही घटनाओं को भी आप समझने का प्रयास करते हो। यही विचार है जो परिवर्तन का औजार है, और यही जो विचार है ये आपको जो समाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रेमचंद से लेकर समकालीन लेखकों तक उपन्यास की विषय वस्तु, शैली, दृष्टिकोण में निरंतरता का विकास हुआ। तो यही चीज़ है जो प्रेमचंद से लेकर जो समकालीन जो लेखक थे उनके द्वारा जो विषय शैली लिखी गई और जो दृष्टिकोण विचारधारा लिखी गई उसका क्या हुआ, विकास हुआ।
हिंदी उपन्यास आज न केवल भारतीय समाज के विविध पहलुओं का उजागर करता है बल्कि विश्व साहित्य के भी सम्मानजनक स्थान रखता है। तो हिंदी उपन्यास है वो आज न केवल भारतीय समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है बल्कि विश्व के साहित्य के साथ भी अपना जुड़ाव रखता है। तो यही है आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। अन्य प्रश्नों का देखने चाहते हो और भी मैंने प्रश्न करा रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना वीडियो फॉर्म में। तो उनको देखने के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ पर से आप ज़रूर से देख लेना। समझ में आ गया आपको? तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो पहले बात करें अपन कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर की, तो मैं आपको समझाऊं कहानी क्या होती है। समझ में आ गया? कहानी क्या होती है, आप जो कक्षा के अंदर 11th 12th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहानी एक कितने तो होती है, ज़्यादा 4 से 5 पन्नों की होती है, वो कोई एक छोटी सी कहानी होती है। और उपन्यास क्या होता है, एक पूरा का पूरा नोवेल होता है। समझ में आ गया? एक मोटी किताब होती है जिसके अंदर पूरी की लंबी सी कहानी बताई जाती है। जैसे पूस की रात हो गई, गोदान हो गई, ये सब क्या है, आपको नोवेल देखने को मिलते हैं। बड़े फॉर्म में कहानियों का भी रूप है, नोवेल भी देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो उसमें कई सारी कहानियाँ होती हैं। ऐसे समझ लो, आप आधुनिक ज़माने के बच्चे हो तो ऐसे समझ लो, कहानी क्या होती है, फिल्म होती है ना, जो फिल्म होती है आपकी, वो क्या होती है, कहानी समझ लो। उपन्यास को आप वेब सीरीज समझ लो। समझ में आ गया? तो वेब सीरीज होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है ना, और कहानी क्या होती है, छोटी सी होती है। तो ऐसे समझ लो, कहानी एक फिल्म का भाग होती है और उपन्यास एक वेब सीरीज की तरह होती है। अब मैं आपको बताऊं, दोनों ही गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो जो कहानी और जो उपन्यास है वो दोनों ही क्या है, गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक है, जिसके माध्यम से लेखक क्या बताता है, जीवन के अनुभव। तो उसने जीवन में क्या देखा, समाज की समस्याओं के बारे में। तो जैसे आपको पता है, आपके जो पूस की रात हो गई जो चलती है प्रेमचंद के द्वारा, या फिर अन्य कहानियाँ भी हैं जो समाज के ऊपर घटित घटना समस्याओं के ऊपर बात करती हैं। साथ के साथ मानवीय भावनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इंसानों की जो भावनाएं होती हैं उनको भी क्या किया जाता है, समाज की जो उनको प्रकट करने के किया जाता है कहानी और उपन्यास के माध्यम से। जो फीलिंग है, जो लेखक महसूस कर रहा, वो प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का कंटेंट है वो लगभग समान होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, लंबाई का। मतलब कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। विषय का, विषय क्या होता है, विषय विस्तार। कहानी का विषय आपको पता भाई, कोई चीज़ 4-5 लाइनों में लिखनी होती है और एक 5-6 पन्नों में लिखनी है, तो दोनों में क्या अंतर होगा, विषय का अंतर होगा। भाई कहानी में क्या एक पात्र लिया जाता है, समझ में आ गया? जैसे आप ऐसे समझ लो, फिल्म में एक ही हीरो होगा ना, उसी के आसपास स्टोरी घूमती रहती है। लेकिन वेब सीरीज होती है उसमें कई सारे हीरो होते हैं, उनके आसपास पूरी स्टोरी घूमती रहती है, फिर लास्ट में सबको सम अप करके दिखाया जाता है। तो ऐसा ही होता है, विषय विस्तार का अंतर होता है। अगले वाला पॉइंट, चरित्र चित्रण करना, मतलब कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में अंतर होता है। कहानी में एक ही पात्र होता है, उसी के बारे में बात की जाती है, जबकि उपन्यास में बहुत सारे पात्रों को एक साथ उनकी कहानी चलती रहती है और लास्ट में उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये अंतर होता है दोनों के अंदर मुख्य रूप से। अब और अच्छे से समझने का अपन प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें, देखो कितना शानदार तरीके से दिखा रखा है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर कर लेना इस पीडीएफ को। इस एक संक्षिप्त कहानी क्या होती है, एक छोटी रचना होती है जिसमें एक ही घटना होती है, एक ही पात्र होता है, और उसको भाव की, उसकी फीलिंग को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाता है, कथा को, कहानी को रचा जाता है। समझ में आ गया? फिर बात करें अपन उपन्यास की, तो उपन्यास होता है ना, वो क्या होता है, एक बहुत बड़ी रचना होती है जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और अलग अलग परिस्थितियों को जोड़कर एक कहानी है, एक जो कहानी है उसको लिखा जाता है। तो यही फर्क होता है, जो कहानी होती है वो उसमें एक ही पात्र होता है, एक ही कहानी होती है और एक ही भावना होती है। जबकि जो उपन्यास होता है वो बहुत बड़ा होता है, दीर्घ होता है, उसमें कई पात्र होते हैं, कई घटनाएं होती हैं और कई परिस्थितियों को एक साथ जोड़ा जाता है। लंबाई की बात करूं तो कहानी होती है वो छोटी होती है, 2 से 10 पन्नों में होती है, जबकि उपन्यास है वो लंबा उपन्यास है वो लंबा होता है, लगभग 50 से 500 पन्नों तक आपको देखने को मिल सकता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कथानक, प्लॉट की, तो एक ही घटना, कहानी है वो एक ही घटना पर कार्य करेगी। मतलब एक ही कहानी है, एक घटना होगी, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो फिल्म होती है उसमें आपको पता ना, एक ही कहानी होती है। हीरो की जिंदगी में मान लो क्या हो गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो उसका बदला ले रहा है, तो एक कहानी हो गई।
लेकिन जो उपन्यास हो गया उसमें क्या अनेक घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है, विस्तृत घटना देखने को मिलती है। तो उपन्यास होता है वो मैंने वेब सीरीज के माध्यम से समझाया। तो वेब सीरीज में क्या होगा, बहुत सारे पात्र होंगे, उनके क्या आपस में कोई एक सामाजिक प्रॉब्लम होगी, फिर वो उनका जुड़ाव किया जाता है। तो समझ में आ गया ना, कई लोगों की समस्या होती है, उसका जुड़ाव होता है, कई हीरो इसके अंदर होते हैं। तो यही होता है जो उपन्यास होता है, उसमें अनेक घटनाएं होती हैं और उनका जुड़ाव विस्तृत रूप से होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पात्र। तो पात्र है वो कहानी के अंदर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। समझ में आ गया, 1-2 पात्र आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो उपन्यास होते हैं उसमें अनेक पात्र हैं। पात्र कौन होते हैं, जो हीरो होता है ना, जैसे फिल्म के अंदर, वैसे पात्र बोला जाता है हिंदी में, अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें कई पात्र देखने को मिलते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करें, समय सीमा एक सीमित समय का अंश को दर्शाती है। तो ये है जो कहानी है वो एक सीमित, एक छोटे समय अंतराल की कोई कहानी है, उसको दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन जो उपन्यास होता है वो बहुत लंबी कहानी को दिखाता है, बहुत लंबे समय की, 15-15, 20-20 सालों की लंबी कहानी को इसमें दिखाया जाता है उपन्यास के अंतर्गत। उद्देश्य की बात करें, एक ही भाव, एक ही विचार या मोड को उजागर करती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो कहानी होती है वो एक ही भावना को दिखाती है, एक ही विचार को दिखाती है और एक ही मोड को प्रकट करने का प्रयास करती है। जबकि जो उपन्यास होता है वो समाज, संस्कृति व राजनीति आदि के गहन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। लेकिन जो आपका उपन्यास होता है वो समाज की जो संस्कृति हो गई, वहाँ की जो राजनीति हो गई, उसकी सब घटनाओं को क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। भाषा शैली की बात करूं तो भाषा शैली होती है वो संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, पर लेकिन प्रभावशाली और संघन होती है। तो यही है जो भाषा शैली होगी, इसके अंतर्गत क्या होगी, वो छोटी होगी, संक्षिप्त होगी और प्रभावशाली होगी। इसमें क्या होगा, विस्तार युक्त होगी, मतलब जो इसमें भाषा शैली है वो क्या होगी, विस्तार में होगी, उपन्यास में बहुत लंबी होगी और बहुयामी, मतलब अलग अलग तरह की बातों को आपको बताया जाएगा। अलग अलग पात्र हैं तो अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। गति की बात करें, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। फिर जैसे मैंने उदाहरण से बताया था, फिल्म है आपको पता तेजी से कहानी बता दी जाती है, लेकिन वेब सीरीज में धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। 1-2 तक तो आपको, एपिसोड तक तो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो वही है, जो कहानी है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उपन्यास है वो धीरे धीरे उसमें घटनाओं का विकास होता है, धीरे धीरे वो उपन्यास आपको बहुत ज़्यादा, कम से कम 1-2 चैप्टर, 2-3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद में तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। संरचना की बात करें तो जो कहानी होती है वो क्या होती है, सरल होती है, एकदम एक मुखी होगी और सरल होगी, एकदम सरल तरीके से चीज़ों को बताया होगा। लेकिन ये जो उपन्यास होगा वो क्या होगा, जटिल होगा और उसके बहुखंडीय होगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे ईदगाह हो गया, प्रेमचंद हो गए, बड़े भाई साहब हो गए, ये सब कहानियों के उदाहरण हैं। तो और इसमें बात करें जो उपन्यास है वो गोदान उपन्यास हो गया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी है वो किसके द्वारा लिखा गया, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तो समझ में आ गया, ये मुख्य अंतर थे। सीधी सीधी बात है, कहानी है वो छोटा रूप होती है और उपन्यास बड़ा रूप होती है। संक्षिप्त शॉर्ट समरी की बात करें अपन, कहानी है वो छोटे रूप में होती है, एक घटना होती है और एक सीमित पात्रों पर आधारित होती है। तो घटना क्या होती है, जो कहानी क्या होती है, छोटी होती है, बहुत छोटे पात्र होते हैं, उसमें घटना सीमित रहती है और सीमित पात्रों पर ही आधारित रहती है। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास बहुत ज़्यादा लंबा होता है, विस्तृत कथानकों और गहरे चरित्र चित्रण से युक्त होता है। तो उपन्यास का बहुत बड़ा होता है और गहरे जो उस पर चरित्र हैं उसके आधार पर इसको रचित किया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कहानी में भावों की तीव्रता होती है और उपन्यास में गहराई का विस्तार। तो कहानी में क्या होगी, कहानी में चीज़ों को स्पीड से बताई जाती है, जबकि उपन्यास में चीज़ों को गहराई से बताया जाता है और विस्तार से बताया जाता है। तो ये मुख्य अंतर होता है। निष्कर्ष की बात करूं, कहानी और उपन्यास दोनों ही साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। तो आपको पता है कहानी और उपन्यास दोनों ही हैं वो साहित्य की क्या बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। कहानी पाठक को तुरंत प्रभाव देती है, मतलब आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएगी, तुरंत भावना समझ में आ जाएगी, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, उसको पढ़कर जो आपको फीलिंग लेनी थी, जो आपको मनोरंजन करना है या आपको कुछ सामाजिक सीख लेनी है वो तुरंत आपको मिल जाएगी। लेकिन उपन्यास है वो पाठक को दीर्घकालीन विचार व सामाजिक विश्लेषण को प्रदान करता है, जबकि जो उपन्यास होता है वो क्या है, बहुत विस्तृत रूप में होता है, बहुत आपको कई देर पढ़ने के बाद में समझ में आता है, लेकिन उसका प्रभाव भी क्या रहता है, उतना ही गहरा रहता है। साथ के साथ समाज से जुड़ी उतनी ही घटनाओं को वो ज़्यादा आपके अंदर डालने का प्रयास करता है।
इन दोनों में अंतर होने के बावजूद लेकिन साहित्य मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोनों का जो साहित्यिक महत्व है वो दोनों का ही क्या है, बराबर रूप से बराबर है। तो ये हो गया आपका जो कहानी और साहित्य के बीच में जो प्रमुख अंतर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से आए चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करें अपन। जो आपका ग्लोबल गांव के देवता है उसका जो केंद्रीय व्यक्तित्व मतलब मेन कैरेक्टर है मास्टर जी, वो क्या स्वयं लेखक हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है, उन्हीं का वैचारिक रूप से प्रतीक है। मतलब जो लेखक खुद हैं, खुद ने उनको मास्टर जी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मास्टर जी क्या एक आम शिक्षक ही नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति व परंपरा के लोक चेतना और मूल्यों के सजग पैरी है। मतलब वो क्या है, वो भारतीय जो संस्कृति है उसके पैरी है, मतलब उसको बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लोक चेतना, लोक भावना है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो चरित्र है, विचार हैं और अनुभव है वो चिंतन के गहराई लिए हैं। मतलब उनके जो विचार हैं, उनकी जो संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनके विचार हैं वो एकदम गहराई से हैं कि अगर भारतीय संस्कृति है वो देखो कैसे आधुनिकता के चक्कर में पीछे छूटती जा रही है, ये सब उनके विचार हैं। जो भूमंडलीकरण के दौर में खोती हुई भारतीय आत्मा को खोज में जुटा हुआ है। तो ये जो आज का समय है इसमें जो भारतीय जो आत्मा है, जो भारतीय संस्कृति है वो धीरे धीरे खोती जा रही है, उसकी आत्मा खोती जा रही है। तो उसके विचार हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से, खुद के पात्र के माध्यम से। अब देखेंगे मास्टर जी का चरित्र चित्रण। तो मास्टर जी की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है परंपरावादी लेकिन प्रगतिशील विचारक। तो मास्टर जी हैं वो आधुनिकता को पूरी तरीके से नहीं नकारते हैं, बल्कि वे उस आधुनिकता के विरोध में हैं। मतलब देखो जो मास्टर जी हैं वो आज के समय जो बदलाव हो रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, विकास हो रहा है, उसके पूर्ण रूप से विरोधी नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमारी संस्कृति को तोड़कर जो विकास हो रहा है। जैसे फास्ट फूड वाला खाना है वो हमारी संस्कृति का नहीं है। हमारी संस्कृति का तो आपको पता है दाल बाटी चूरमा वो है। अगर आप और कोई स्टेट के हो तो वहाँ का अपना देसी खाना है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब खा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो विकास हो रहा है, जो हमें परिधानों में जो विकास होता जा रहा है, उन सब चीज़ों पर क्या है, उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं मास्टर जी इस कहानी के माध्यम से। उन्होंने कहा है विकास हो लेकिन उनकी जड़ों को छोड़कर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति, हर समाज, हर व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं हमें अपनी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को छोड़कर विकास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, हम ग्लोबल होते जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल होते गांव में देवताएं गुम क्यों हो रहे हैं। मतलब हम हैं वो पूरी दुनिया से जुड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन इस जुड़ाव के बीच में जो हमारे देवता हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो पीछे क्यों छूटती जा रही हैं। अगले वाला पॉइंट है गंभीर, चिंतनशील और दार्शनिक प्रवृत्ति। तो उनका व्यक्तित्व है वो कैसा है, उनका व्यक्तित्व वो केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि वे समाज के हर पहलू पर गहराई से विचार करते हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, शिक्षण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर पहलू पर उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, लोक जीवन हो गया, चाहे राजनीति का बाजार हो गया, सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, सब चीज़ों को बच्चों को वो अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, चिंतन व पहलू के रूप में बताने का प्रयास किया है। और जो उनके विचार हैं वो कोई भी पाठक अगर जो पढ़ रहा है उनके सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वो क्या एक आम समाज के शिक्षक ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो संस्कृति पर उनके विचार हैं, उनकी भाषा है, वो जो राजनीति पर उनकी जो पकड़ है वो क्या दिखाती है, वो उनको आपको पढ़ोगे तो उनको सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। अगले वाला पॉइंट है गाँव के प्रति गहरी संवेदनशीलता। तो मास्टर जी हैं उनका गांव के प्रति, वो गांव को सिर्फ स्थान ही नहीं मानते, बल्कि एक जीवित संस्कृति के रूप में देखते हैं। मतलब एक जिंदा संस्कृति के रूप में देखते हैं। वहाँ सामूहिकता, मतलब सभी लोग जो मिलजुल के रह रहे हैं, उनका आत्मिकता मतलब उनका भावनाओं से जुड़ाव है।
लेकिन जो गांव में जो परिवर्तन हो रहे हैं भौतिक ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आजकल लोगों के पास फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन ही नहीं आया, बल्कि उससे क्या हुआ, हमारे एक दूसरे से अलग हो गए, हम अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं, हम अपना सारा समय मोबाइल में लगे रहते हैं। तो यही चीज़ है, ये सब भौतिक परिवर्तन ही नहीं हो रहे बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ग्लोबल गांव के देवताओं को गांव के आत्मा है और जिन्हें मीडिया व बाजार खा रही है, तो इन्होंने क्या कहा है, गांव के देवता हैं, गांव के जो लोग हैं वो गांव की आत्मा है, गांव की भावना है, गांव की संस्कृति है, उन्हें क्या करें, बाजार है, ये जो बाजारीकरण जो आपके पास दिखाई दे रहा है और जो मीडिया है वो उसे नष्ट करती जा रही है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, शिक्षक के रूप में जिम्मेदार और मार्गदर्शक। तो मास्टर जी है वो एक आदर्श शिक्षक हैं, मास्टर जी हैं वो एक कैसे शिक्षक है, मतलब आदर्श शिक्षक के रूप में उभर कर आते हैं। वह केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं बल्कि जीवन के बारे में भी पढ़ाते हैं, जीवन के मूल्यों के बारे में पढ़ाते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में भी पढ़ाते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो मूल्यबोध की ओर ले जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो बच्चे हैं उनसे जो पढ़ते हैं उनको जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं, साथ के साथ उन्हें यह चीज़ सोचने के मजबूर करते हैं, जो नई पीढ़ी है जो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कम जानती है उनको उस संस्कृति से जुड़ाव महसूस कराने का प्रयास करते हैं इस उपन्यास में। संवाद प्रधान और तर्कशील व्यक्तित्व है, तो उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी जो भाषा है वो एकदम गूढ़ है और तर्कपूर्ण है, मतलब उनकी भाषा वो एकदम गंभीर है, साथ के साथ तर्कों से विचारों से एकदम भरी हुई है। वे संवादों के माध्यम से, मतलब बात जो आपकी कहानी के लेखन के माध्यम से वो पाठकों से सीधा बात करते हैं, मतलब उनका खुद का कैरेक्टर है, जो लेखक है उनको मास्टर जी के रूप में दिखाया है, तो वो जब अपनी भावनाओं को विचारों को प्रकट करते हैं तो वो खुद है सारी जो पाठक हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनके विचार लेखनीय शैली में भी संवाद के रूप में प्रभावित होते हैं, तो उनकी जो विचार हैं भावना है वो लेखन की जो शैली होती है उसमें संवाद के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उनके जो विचार हैं वो क्या होते हैं, लेखनीय जो शैली है उसके अंदर संवाद के रूप में देखने को मिलते हैं आपको। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, भारतीय संस्कृति के संरक्षक। तो मास्टर जी है उनकी सबसे बड़ी क्या है विशेषता रही है, उनकी यही है कि वो भारतीय संस्कृति है उसके संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब जो भारतीय संस्कृति है जो कहीं विलुप्त होती जा रही है, कहीं पीछे छूटती जा रही है, उसके वो संरक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो जो वहाँ की जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको क्या करते हैं, संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। साथ के साथ खुद के पात्र के माध्यम, खुद को पात्र के माध्यम से रखकर लेखक हैं वो जो पाठक है, जो नई पीढ़ी आ रही है जो इसको पढ़ेगी इस उपन्यास को, उनको जो हमारी संस्कृति, इस बाजारीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन, इस जो आधुनिक युग है, शहरीकरण का जो युग है, इसमें कहीं पीछे छूटती जा रही है उसमें भी जुड़ाव के लिए बताया है। इन्होंने गांव को, जो गांव है उनको क्या बताया, आत्मा का केंद्र, सामूहिकता, एक साथ रहने वाले लोग हैं, सामूहिक रूप से रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं जो शहरी गांव के शहरी लोग हैं वो क्या होते हैं, एकदम भागदौड़ की जीवन जी रहे होते हैं, एक दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये मुख्य पॉइंट है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ सारी चीज़ों का, चरित्र चित्रण का। परंपरावादी लेकिन प्रगतिशील विचार, तो जो आपको पता है मास्टर जी हैं वो क्या करते हैं, आधुनिक जो संस्कृति आ रही है उसको नकारते नहीं है, लेकिन वो जो भारतीय संस्कृति में गलत रूप से क्या करे प्रवेश कर रही है उसको नकारते हैं, गलत चीज़ों को नकारते हैं, आधुनिकता, गलत तरीके की आधुनिकता को नकारते हैं। अगले वाला पॉइंट है गंभीर चिंतनशील और दार्शनिक प्रवृत्ति। तो उनका जो चिंतन है, उनकी जो विचार है वो कैसे हैं, एकदम चिंतनशील विचार हैं, अच्छे मतलब गहरे विचार हैं। वो अपने विचारों के माध्यम से जो भावनाएं प्रकट की उन्होंने अपने लेख के माध्यम से, उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पाठक पढ़कर क्या हो सकता है, खुद भी विचारों में डूब सकता है। अगले वाला पॉइंट है गांव के प्रति गहरी संवेदनशीलता। तो लेखक हैं जो मास्टर जी के कैरेक्टर के माध्यम से अपने गांव को सिर्फ स्थानीय नहीं मानते बल्कि उन स्थानीय लोगों से उनका जो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इसका उनका क्या संवेदनात्मक जुड़ाव है। और वो जो संस्कृति में, इस गाँव की संस्कृति में जो भौतिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं वो उनको देखकर उन्हें दुख होता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, नई पीढ़ी को जो संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
अगले वाला पॉइंट, शिक्षक के रूप में जिम्मेदार और मार्गदर्शक। तो वो क्या है, ऐसे एक आम शिक्षक की तरह नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो क्या क्या पढ़ाते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिकता, हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कहीं नई पीढ़ी में विलुप्त हो चुकी है, वो सब चीज़ें बताते हैं। अगले वाला पॉइंट है संवाद प्रदान। तो वो क्या है, बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, तर्कशील बातें करते हैं। जो उनकी जो लेखन है उसमें तर्कशीलता आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है भारतीय संस्कृति के संरक्षक। तो उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उसमें वो भारतीय जो संस्कृति है उसके संरक्षक के रूप में भी व्यक्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो मास्टर जी हैं वो एक साधारण गांव के ग्रामीण अध्यापक ही नहीं है, बल्कि उनकी भारतीय आत्मा का दार्शनिक प्रवक्ता है। मतलब जो भारतीय संस्कृति है उनके आत्मा में रच बस गई है, उसी को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। खास बात यही है कि ना तो वो अंध परंपरावादी है, ना तो वो प्राचीन परंपराओं का एकदम अंधभक्त हैं, ना ही आधुनिकता को एकदम अंधे रूप से स्वीकार करते हैं। उनका यही है कि आधुनिक जड़ों से कटकर नहीं, जड़ों को पोषित करते हुए आई है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आधुनिकता है, इसको हमारी जड़ों को काटकर विकास मत कीजिए, आधुनिकता में मत आइए, जो अपनी जड़ों को भी पोषित होने दीजिए और आधुनिकता को भी स्वीकार करते रहिए। तो ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से मास्टर जी का जो चरित्र है वो एक प्रकार का क्या दर्पण है, हमें वास्तविकता दिखाने का प्रयास करता है। जो आज के समय हमारे समाज की जो दशा दिशा व चुनौतियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी के माध्यम से जो पाठक है वो चेतना और आत्म विश्लेषण करता है, उसी को क्या कहा गया है, ग्लोबल गांव के देवता है। उसमें मास्टर जी का चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर से बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद। जो उपन्यास की विशेषताएं हैं, प्रमुख बातें हैं वो आपको बतानी है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका। अगर उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, तो उसमें अगर आपके हिंदी साहित्य में है, परीक्षा में आएगा, तो ये पर्सन ज़रूर से आएगा आपके सामने, ये समझ लेना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे अति लघुतरात्मक और चाहे लघुतरात्मक रूप से। आपको ये प्रश्न आप किसी भी रूप में है आप जरूर से कर दोगे इस प्रश्न को, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। तो आपको पता है ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है ये। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गए, आज के समय हम जो विकास कर रहे हैं, उद्योगीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपनी जो संस्कृति है उसको पीछे छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, पूरी दुनिया की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हमारी जो गांव की जो समाज है, संस्कृति है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में इस उपन्यास में ग्लोबल गांव के देवता में बताया गया है। ये उपन्यास क्या है, एक सांस्कृतिक चिंतन है। मतलब हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जैसा हम पहनावा पहनते हैं, जो हमारे पहले दादा परदादा जो पहनावा पहनते थे, आज क्या अपन पहनते हैं, नहीं पहनते ना। हमारी कैसी परिधान हो गया है, पश्चिमी परिधान हो गया है। तो उसी पर बात किया गया। क्या एक प्रकार का सांस्कृतिक चिंतन है जिसे लेखक ने पश्चिमी प्रभाव और भारतीय परंपराओं के बीच में टकराव को विचारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसी चीज़ को इन्होंने क्या, पश्चिमी जो प्रभाव है वो हम पर पड़ रहा है और भारतीय परंपराओं के बीच में जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। तो आज हम अपन उद्योगों का विकास हो रहा है, हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या, उन लोगों का प्रभाव है वो हमारी संस्कृति पर देखने को पड़ रहा है और हम हैं वो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो यही जो दोनों भावनाएं हैं इसके बीच के टकराव को इस उपन्यास में बताया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो तत्वों के आधार पर आपको समीक्षा करनी है। पहले बात करें कथानक के आधार पर, तो ये उपन्यास कोई पारंपरिक कथा नहीं है बल्कि विचार प्रधान रचना है। तो ये उपन्यास है ना, ये कोई पुरानी पारंपरिक कथा, मतलब ऐसे ही कोई गांव में किसी कवि के द्वारा लिखी जाने वाली कहानी नहीं है मन से बनाकर, बल्कि एक विचार प्रधान रचना है। मतलब इंसान जब इसको पढ़ेगा तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसी कहानी है। लेखक ने विभिन्न संदर्भों और दृष्टांतों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारतीय ग्रामीण संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। मतलब आप जो कवि हैं उन्होंने अलग अलग कहानियों के माध्यम, जो कहानियों और पात्रों के माध्यम से इस उपन्यास में यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है
उसने क्या किया है, ये जो आप पूरे दुनिया से जुड़े हुए हो, सामाजिक जो औद्योगिक विकास हो रहा है, शहरीकरण का बढ़ावा मिल रहा है, इससे क्या हो, भारतीय संस्कृति है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। उपन्यास में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लेखक गांव और शहर की परंपरा, आधुनिकता और भारतीय पश्चिमों में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करता है। तो ये बताता है कि कैसे गांव का अपना खान पान हुआ करता था पहले, अपने क्या कैसे पहले भाई अपना जो फास्ट फूड होता था वो क्या होते थे भाई, गुलगुले हो गए, दाल बाटी चूरमा हो गया, जो चूरमा खाते थे ये हो गया, ये सब चीज़ें अपने क्या हुआ करते थे फास्ट फूड। आज के समय क्या फास्ट फूड होते हैं अपने, आज के समय है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब अपने फास्ट फूड हो गए। तो समझ में रहे हो ना, कपड़े पहनने के में अंतर देख लो, पहले अपन अपना परिधान धोती कुर्ता होता था, आज आप में से कभी भी ज़िंदगी में किसी ने धोती कुर्ता कभी पहना है? नहीं पहना होगा आप में से। तो यही चीज़ है, हर चीज़ में जो विकास के साथ क्या हो रहा है, शहरी परंपरा है और आधुनिकता के साथ जो पश्चिमी जो संस्कृति है वो क्या हो रही है, हमारे जीवन में रच बस रही है, इस उपन्यास में बताया गया है। अगले वाला पॉइंट, चरित्र। तो इस उपन्यास के माध्यम से विचारों का उपन्यास है। तो ये क्या है, आपको ऐसा उपन्यास है जो सोचने के लिए एक प्रकार से मजबूर कर देगा। ये साथ के साथ इसमें जो लेखक है इन्होंने खुद को एक विचारक के रूप में उपस्थित किया है, मतलब खुद जो लेखक है उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर रखकर, पात्र के रूप में खुद को सोचने के लिए मजबूर किया है। और आप इसको पढ़ोगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, जिसमें ग्रामीण जन मतलब आम जनता है वो संस्कृति, मीडिया व परंपरा आदि का प्रतीकात्मक चरित्र बन जाते हैं। तो जो गांव के लोग हैं, साथ के साथ संस्कृति हमारी, मीडिया है, परंपरा है, ये सब क्या होंगे, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सारी घटनाएं हमारे आसपास की हैं, ये लोग हमारे आसपास के हैं, ये जो पात्र दिखाए गए हमारे आसपास के हैं, ये घटनाएं तो हमारे साथ ही हो रही हैं। आप ऐसी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये ऐसे चरित्र का, ऐसे कैरेक्टर्स का यूज किया है लेखक ने। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, संवाद, डायलॉग। तो किस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया है, जो लेखक है उन्होंने गहरे संवाद का प्रयोग किया है। तो गहरे संवाद मतलब एकदम आपको उसमें सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दार्शनिक और विचार उत्तेजक, तो इन्होंने ऐसे जो संवाद उनका प्रयास किया है बताने का जो दार्शनिक हो, समझ में आपको सोचने के लिए मजबूर कर दें पाठक को। साथ के साथ हमें यह बताएं क्या हम अपनी जड़ों को काटकर विकास करें। तो आप उसको पढ़ोगे इस ग्लोबल गांव के देवता को, तो आपको ये महसूस होगा क्या हम अपनी संस्कृति को से पीछे हटकर अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो संस्कृति इसको भूलकर क्या हम विकास तो नहीं कर रहे हैं। तो यही आपको इसमें पता चलेगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें, वातावरण की। तो जो यहाँ पर किस प्रकार के वातावरण की बात की गई है, तो ग्लोबल गांव का उपन्यास है, इसमें गांव और शहर के दोनों के जीवन का दिखाया गया है। गांव का आत्मीय और सामूहिकता, मतलब गांव में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, सामूहिक रूप से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका लोक जीवन होता है वो दिखाया गया है। साथ में जो शहरी जीवन है वो कैसा होता है, मशीनों जैसा जीवन होता है, भागदौड़ से भरा रहता है। अलगाववाद मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर साफ साफ है दोनों की विचारधारा में, दोनों जगह की विचारधारा में आपको टकराव देखने को मिलता है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, भावना और विषय वस्तु। तो भावना और विषय वस्तु की बात करें तो लोक संस्कृति है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर समझ में आ गया, बाजार, मीडिया और बाजार की ताकत। तो बाजार और मीडिया उसकी क्या ताकत होती है इसको बताया गया है इस उपन्यास में। साथ के साथ अपनी जो संस्कृति है वो कहीं खोती जा रही है, उसकी खोज के बारे में दिखाया कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, हमें इसकी फिर से खोज करनी चाहिए। अगले वाला है गांव की आत्मा और उसका लोभ। तो गांव है उसकी जो आत्मा है, जो फीलिंग है वो खत्म हो चुकी है, उसके बारे में बताया गया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, शैली और भाषा। तो डॉक्टर मिश्र है की भाषा है वो कैसे विविधतापूर्ण और विचारशील है। समझ में आ गया। तो डॉक्टर मिश्र उन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने एकदम आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। साथ के साथ शैली कैसी है, संवादात्मक, मतलब लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, आप भी जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कवि आपसे ही बात करने का प्रयास कर रहा है। साथ के साथ भाषा संस्कृत निष्ठ है, हिंदी के साथ भावनात्मक रूप से गुड है, मतलब जो भाषा है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। साथ के साथ भावनात्मक जुड़ाव इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कहानी के अंतर। तो यही है भाषा शैली के बारे में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
निष्कर्ष की बात करूं, ग्लोबल गांव का देवता एक विचारशील चेतनाप्रद उपन्यास है। तो ये जो ग्लोबल गांव का देवता है, ये जो उपन्यास है, ये क्या विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा एक क्या है, एक ऐसा उपन्यास है। समझ में आ गया आपको। साथ साथ हमें क्या सोच पर मजबूर कर देता है, क्या विकास की दौड़ में हमारी पहचान मिट रही है। तो हम जो है विकास के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं, क्या इससे हमारी जो वास्तविक पहचान है वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है। साथ के साथ ये उपन्यास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए भी है। तो ये जो उपन्यास आप पढ़ रहे हो, इसको आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आत्मविश्लेषण करोगे कि आज हम जो कर रहे हैं जीवन में, क्या वो हमारी संस्कृति के लिए सही है या नहीं है। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच में सेतु है। तो इसमें जो हमारी परंपराएं थी और जो आधुनिकता है, उसके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। इस उपन्यास में सभी तत्वों विचारों को जोड़कर एक गहरी संस्कृति समीक्षा प्रस्तुत करती है। तो इस उपन्यास में क्या, सभी तत्वों को जोड़कर एक नई संस्कृति व गहरी संस्कृति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो ये है आपका ग्लोबल गांव के देवता का जो कला या विशेषताएं हैं, या क्या क्या उपन्यास की विशेषताएं रही, ये सब मैंने बताया है। चरित्रों का चित्रण किस तरीके से किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो कैसा लगा ये आप ज़रूर से बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। और दूसरे प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख लेना। कहानी और उपन्यास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरी आती है आपके सामने, वो सब मैं लेकर आया हूँ। टॉप प्रश्न आपको करा के आया हूँ। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं अति लघुतरात्मक। एक आते हैं बिल्कुल छोटे, जैसे लेखक का नाम क्या हो गया, विषय मुख्य विषय क्या हो गया, एक तो ये वाले आते हैं। और एक में आपको क्या होता है, थोड़ा बड़े लिखने पड़ते हैं कि मुख्य संदेश क्या है, चरित्र चित्रण बताना पड़ता है। तो दोनों टाइप के प्रश्न मैं आपको इसमें करवा दूंगा। एकदम डीप रिसर्च करके मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं ना, जी कि भाई इनका लेखक का नाम क्या, वो वाले पहले करवा दूंगा, फिर अपन बड़े वाले प्रश्न भी साथ के साथ देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रघर शर्मा गुलेरी हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रघर शर्मा गुलेरी हैं, वो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। समझ में आ गया आपको। अगले वाला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है, प्रेम, कर्तव्य और बलिदान पर ये कहानी है, वो उसका मुख्य विषय है। क्या है, प्रेम, कर्तव्य और बलिदान पर उसने कहा था कहानी है, वो लिखी गई है। अगले वाले पॉइंट की बात, 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, ये छोटे वाले हैं, फिर अपन बड़े वाले जो थोड़े अति लघुतरात्मक में भी 30-40 लाइन लिखने वाले आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 नंबर प्रश्न है, पूस की रात के लेखक कौन है। तो आपको पता है पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, वो पूस की रात कहानी के लेखक हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पूस की रात कहानी किस वर्ग की पीड़ा को चित्रित करती है। तो किसको करती है, गरीब किसान वर्ग है, उसके उस वर्ग को। जब आपको पता है हल्कू वो कौन होता है, एक गरीब किसान है, वो होता है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। तो ये किसको दिखाती है, जो गरीब किसान वर्ग है, उसकी जो उत्पीड़न हो गया, उसका जो शोषण हो गया, जो समाज के द्वारा जो जिस तरीके से संघर्ष करता है और सहनशील व्यक्ति होता है किसान वर्ग, उसके बारे में दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट, आकाशदीप कहानी किसने लिखी है। तो आकाशदीप कहानी किसने लिखी है, जय शंकर प्रसाद के द्वारा आकाशदीप कहानी है वो लिखी गई है। अगले वाला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, आकाशदीप में कौन सी भावना प्रधान है। तो आकाशदीप कहानी में आपको किस तरीके भावना मुख्य रूप से देखने को मिलती है, त्याग और आदर्श प्रेम है, वो इस कहानी में आपको देखने को मिलता है। तो कौन सी भावना उसमें मुख्य रूप से बताई गई है, त्याग की भावना इस कहानी के माध्यम से पता चलती है, और आदर्श प्रेम कैसा होता है इस बारे में आपको पता चलता है। अगले वाले 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो पर्दा कहानी है, इसके लेखक कौन है, यशपाल हैं, वो पर्दा कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक वाला प्रश्न जरूर से हर बार आता है, एक या 2 प्रश्न जरूर से आते हैं। तो आपको इनमें से एक प्रश्न जरूर देखेगा, जो मैं करा रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने प्रश्न कर रहा हूँ, देखना आप एक ना एक प्रश्न इनमें से जरूर देखने को मिलेगा आपको। पर्दा कहानी का लेखक कौन है। तो कौन है पर्दा कहानी के लेखक, यशपाल हैं, वो पर्दा कहानी के लेखक हैं।
अगले वाला प्रश्न है, पर्दा कहानी किस सामाजिक विषय पर आधारित होती है? तो पर्दा कहानी किस सामाजिक विषय पर आधारित है? नारी स्वतंत्रता और पर्दा प्रथा की आलोचना पर। तो जो महिलाएं होती हैं उनको पता है आपको जो पर्दा करके रखना पड़ता है, तो उसी पर कटाक्ष और व्यंग्य साहित्य की रचना की गई है। पर्दा कहानी के माध्यम से समाज की वास्तविकता को बताने की कोशिश की है कि कैसे महिलाओं को पर्दे के माध्यम से उनको घर तक सीमित रख लिया जाता है। समझ में आ गया आपको? ये एक चरित्र चित्रण, मतलब एक तरीके का चित्रण दिखाया गया है पर्दे को, जिस समय जो महिलाओं को घर में सीमित रख लिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसके रूप में उसको चित्रित किया गया है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला है, राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं, वो राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं। तो कौन है? कमलेश्वर है, वो राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं। अच्छे से करके जाना आपको इसको, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजा निर्बसिया कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? बूढ़ा बाप, जिसे समाज राजा निर्बसिया कहता है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? राजा निर्बसिया के एक बूढ़ा बाप है, जिसे समाज क्या कहता है? राजा निर्बसिया के नाम से जानते हैं उसको, वही क्या है? इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगले वाला पॉइंट है, गदल कहानी किसने लिखी है? तो गदल कहानी वो किसने लिखी है? राघव के द्वारा लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, गदल कहानी किस सामाजिक समस्या को उठाया गया है? छुआछूत और जातिगत भेदभाव को गदल कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो गदल नाम की एक क्या होती है? महिला होती है इसके अंदर, जो क्या करती है आपको पता है, वो मंदिर के अंदर जाती है तो पंडित कहता है, दलित महिला होती है तो वो उसको कहता है कि भाई तुम मंदिर में नहीं जा सकती, दलितों के लिए मंदिर का प्रवेश वर्जित है। तो वो कहती है कि भगवान है वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, भगवान सबके हैं, भगवान पर किसी एक जाति धर्म और समाज का कोई अधिकार नहीं हो सकता, भगवान सबके हैं। तो यही है, जो राघव है, इनके द्वारा छुआछूत और जातिगत भेदभाव पर यह कहानी लिखी गई है। अगले वाला पॉइंट है, सिक्का बदल गया की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती है, वो सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका है। तो कौन है? कृष्णा सोबती हैं, वो सिक्का बदल गया कहानी की क्या है? लेखिका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर ये वाला पर्सन। सिक्का बदल गया कहानी के मुख्य विषय कौन है? तो विभाजन के समय बदलते मानवीय मूल्य हैं, उसमें वो क्या है? सिक्का बदल गया कहानी के प्रमुख विषय हैं। तो समझ में आ गया आपको? विभाजन के समय में जैसे जैसे जो लोगों की भावनाएं बदल रही थी, लोगों ने समाज के अंदर एक दूसरे हिंसा फैल गई थी, धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारकाट मचा हुआ था, तो वही चीज़ है विभाजन के समय में। जैसे ही विभाजन होता तो सिक्का, जो लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बदल गए, ये बताया गया है। अगले वाला प्रश्न है, तिरछी कहानी के लेखक कौन है? तो तिरछी कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है, वो तिरछी कहानी के लेखक हैं। अगले वाला पॉइंट है, तिरछी कहानी का प्रमुख प्रतीक क्या है? तिरछी कहानी का प्रतीक है डर और सत्ता का आतंक। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर यह कहानी बताई गई है, इसके अंदर दो कहानी में डर और सत्ता है, उसका किस प्रकार से आतंक है उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे के सारे आपके छोटे वाले प्रश्न थे। अब मैं आपको कराऊंगा बड़े वाले प्रश्न। जो आपके जो बड़े प्रश्न आते हैं ना, आपको लगभग 30 से 40 वर्ड में लिखना पड़ता है। एक तो ये टाइप के प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरार्थ में, एक में लेखक या छोटे वाले प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो तो दोनों ही करवा रहा हूँ, आप अच्छे से करना है इनको। इससे पहले मैं आपको काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमें क्या कि सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हो ना, तो वहाँ पर क्या वो कहाँ पर मिलेगी? तो वो आपको हमारे चैनल, जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करते आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच पाओगे। आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपने क्लिक किया तो ऐसे टेलीग्राम चैनल पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की। समझ में आ गया आपको? इस पे आपको क्लिक कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर आना है, फाइल वाले सेक्शन में आपको हिंदी लिटरेचर सर्च करना है। तो यहाँ पर देखो ये पहली पीडीएफ जो खुल के आ रही है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन के नाम की। तो ये वाली पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। इस पीडीएफ में आपको सारा का सारा सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो आप, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके सारे सॉल्यूशन करा रखे हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पीडीएफ को लास्ट में पढ़कर चले जाना।
साथ के साथ काफ़ी बच्चों को सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप एक क्लास बता दो जो इसके साथ हम पढ़ जाएं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही आओगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य। BA सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी साहित्य की है, या इस प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको आप जाकर देख लेना। और यहाँ पर एक दो क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो BA हिंदी कहानी व उपन्यास की मास्टर क्लास नंबर 1 है, ये वाली आपको देखनी है। ये आपको निबंधात्मक प्रश्न के काम आएगी। साथ के साथ जो आपका गद्य लिखना पड़ता है, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कहानियों को, उसके प्रसंग व्याख्या के लिए आपको ये वाली क्लास पढ़नी है। और अगर आपके जो कुछ निबंधात्मक प्रश्न बाकी के मैंने मास्टर क्लास नंबर 2 में करा रखे हैं, तो आपको ये क्लास देख के चले जानी है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। उसने कहा था कहानी के जो मुख्य संदेश क्या होता है, तो आपको पता उसने कहा था इसमें लैना सिंह का जो करेक्टर है वो देखने को मिलता है, पात्र देखने को मिलता है। तो वो कहानी किस पर है? प्रेम, बलिदान और कर्तव्य निष्ठ पर आपको देखने को मिलती है, जिसमें लैना सिंह है वो अपनी प्रेमिका की बेटे की रक्षा हेतु अपने जो युद्ध में जान की बाजी भी लगा देता है। तो यही कहानी दर्शाती है कि उसका प्रेम था वो क्या था? निस्वार्थ भाव था, निस्वार्थ भाव का प्रेम था। उसके प्रेम में किसी भी प्रकार की आपको क्या देखने को नहीं मिलती है? कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं देखने को मिलता है। अगला है भावना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लैना सिंह है वो एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ व भावुक सैनिक है। मतलब वो क्या होता है, एकदम मतलब कर्तव्यनिष्ठ है। उसने अपनी बचपन में अपनी प्रेमिका से वादा किया था, जब वो छोटा था तब उसने कहा था, उसने उससे पूछा था कि भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसकी प्रेमिका ने उससे पूछा था कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो उसने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। समझ में आ गया? फिर क्या होता है, उसका आगे जाकर उसकी शादी उससे नहीं होती है, उस शादी और किसी और से हो जाती है, और लैना सिंह वो आर्मी में लग जाता है। तो उसका जो पति है, सॉरी उसमें बेटा बता दिया था पहले वाले में, उसका पति है वो भी आर्मी में होता है, और उसको पता चलता है कि वो उसकी प्रेमिका उसकी शादी इस अफसर से हुई है। तो उसको बचाने के लिए वो अफसर है, उसको गोली लग रही होती है, उसमें वो आगे आ जाता है और वो गोली खुद खा लेता है, और वो उसका अफसर उसकी प्रेमिका के पति को बचा लेता है। तो यही है, वो अपने निस्वार्थ प्रेम को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। तो इसका चरित्र आदर्श प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। तो आपको जो मैंने कहानी बताई है आपको ये बता देना है। अगले वाला है पूस की रात कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो आपको पता है पूस की रात की जो कहानी है, इसमें जो भारतीय किसान वर्ग है उसकी गरीबी की असहायता और प्रकृति से संघर्ष का चरित्र करती है। मतलब ये जो कहानी है, ये जो हमारे समाज में जो किसान वर्ग होता है उसमें जो गरीबी है, असहाय है, मतलब वो चीज़ों को आप इतना असहाय, इतनी गरीबी देखने को मिलती है कि जहाँ हल्कू है वो अपना कंबल खरीदना चाहता था सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उसको कंबल नहीं खरीद के साहूकार का उसने कर्जा चुकाया था। समझ में आ गया? और हल्कू ने ठंड से बचने के लिए खेत की रखवाली छोड़ दी थी। इससे क्या हो जाती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की त्रासदी का उजागर करती है। तो यही है किसान वर्ग की जो फसल नष्ट होने को किस किस तरीके से दिखाया गया कि किसान वर्ग है वो हर तरीके से पीड़ित होता है, साहूकार के कर्जे से। ये समाज है वो उसका जो कठिन मेहनत करता है, जो कठिन मेहनत करता है उसको ये समाज है, ये साहूकार, सरकार, ये जो समाज है उसकी मेहनत को क्या कर जाते हैं, ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो यही उसमें दिखाया गया है। अगले वाला प्रश्न है हल्कू के जीवन की क्या विडंबना थी। तो हल्कू ने जो ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदता है रात को रखवाली करने के लिए, लेकिन क्या होता है वो रखवाली करते करते ही बीच में सो जाता है और उसकी फसल है वो क्या कर देते हैं, सुअर नष्ट कर देते हैं। तो यही स्थिति है, उसकी गरीबी और बेबसी को दिखाती है, जिससे छोटी रात भी भारी नुकसान का कारण बन जाती है। तो क्या होता है, एक रात आती है पूस की रात जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। तो हल्कू क्या करता है, उस ठंड से बचने के लिए उसके पास कंबल तो थी नहीं, तो उसके कुत्ते के पास, जो उसका कुत्ता होता है उसके पास वो आग जलाकर क्या थोड़ी देर बैठ जाता है आराम करने के लिए, लेकिन उसकी आँख लग जाती है। जैसे आँख लगती है तो वो सो जाता है, और गर्मी के कारण क्या उसको अच्छी गहरी नींद में सो जाता है। तो सुअर आते हैं और सारी उसकी फसल नष्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ है, और फिर फसल नष्ट करते हैं तो उसे फिक्र होती है कि भाई साहूकार का कर्जा भी चुकाना था उसको, ये सब चीज़ है। तो यही चीज़ है, इन सब चीज़ों ने क्या दिखाई है, जो किसान वर्ग है उसकी गरीबी और बेबसी को दिखाया गया है।
अगले वाला प्रश्न, आकाशदीप कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट कीजिए। तो आकाशदीप कहानी है आत्मा की ज्योति, सद्भावना और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी आत्मीय प्रेम और त्याग को दिखाती है। तो आपको पता आकाशदीप कहानी है, ये कोई भी जो प्रेम से संबंधित, पवित्र प्रेम की कहानी है उससे संबंधित है। इस कहानी में कोई भी व्यक्ति है उसके आत्मीय प्रेम मतलब कि एक शारीरिक प्रेम से नहीं होकर आत्मा से प्रेम मतलब रूह से प्रेम को दिखाया है। वो किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध की जगह आत्मिक संबंध स्थापित करता है। तो वो कोई भी शारीरिक संबंध को ज़्यादा महत्व नहीं देकर किसी भी प्रकार के जो आत्मिक संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे वह आकाशदीप रूपी प्रकाश बन जाती है। और यही भावना उसकी क्या बन जाती है, आकाशदीप रूपी प्रकाश बन जाती है। अगले वाला प्रश्न, आकाशदीप कहानी में लेखक के प्रेम की प्रकृति कैसी है। तो आकाशदीप जो ये कहानी है इसमें जो उसका प्रेम है वो कैसा, पवित्र व आध्यात्मिक है। वह नारी के देह से ऊपर उठकर, देह से मतलब शरीर से ऊपर उठकर उसकी आत्मा से प्रेम करता है। तो किससे करता है, वो शारीरिक संबंध बनाने के बजाय जो आध्यात्मिक व आत्मिक प्रेम बनाने पर ज़्यादा उसका यहाँ पर जोर दिया गया है। इस कहानी में वो प्रेम, त्याग, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है। तो ये कहानी है, ये प्रेम हो गया, प्रेम में उसका त्याग हो गया, समर्पण हो गया, इस पर आधारित है, जो कोई भी इंसान को आत्मीय शांति और सौंदर्य का अनुभव कराती है। तो यही चीज़ कोई भी व्यक्ति को क्या दिखाती है, उसके अंदर की जो आत्मिक शांति हो गई और सौंदर्य प्रेम को दिखाती है। अगले वाला प्रश्न है, पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है। तो इस कहानी में पर्दा है जो रूढ़ियों, जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं का, झूठे सम्मान का और स्त्री की आज़ादी के बंधन का प्रतीक है। तो आपको पता है जो कितने बहुत पुराने समय से जो प्रचलित परंपरा चली आ रही है पर्दा प्रथा की, वो कोई भी जो समाज है उसमें झूठे सम्मान की और स्त्री की आज़ादी का बंधन है। तो पर्दा इसमें किस प्रतीक में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि महिलाओं को समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उसे पर्दे के पीछे घर में रखा जाता है, साथ के साथ शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते हैं, समाज में आगे बढ़कर काम करने के मौके नहीं मिलते हैं। तो पर्दा है वो उसकी आज़ादी का बंधन के रूप में दिखाया गया है। ये कहानी समाज में स्त्री पर थोपे गए पर्दे पर सवाल के घेरे में लाती है। तो ये कहानी क्या दिखाती है कि जो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता है, इस सवाल पर इस पर आपको उसको सवाल के घेरे में लाती है और वह उसके आत्मसम्मान की स्वतंत्रता की बात करती है। साथ के साथ ये क्या दर्शाता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो अगले वाला पार्ट है, पर्दा कहानी में महिला पात्रों का संघर्ष किससे है। तो जो पर्दा पात्र है इसमें संघर्ष है वो समाज की रूढ़ियाँ हो गई, पारिवारिक दबाव हो गए और झूठे नैतिक मूल्यों से है। तो ये जो पात्र हैं, ये जो कहानी का पात्र है पर्दा कहानी का, इसमें जो संघर्ष है, जो रूढ़ियों, जो इतने दिन से जो समाज में संघर्ष चला आ रहा है, और साथ के साथ जो महिलाओं को पारिवारिक दबाव होता है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और जो झूठे नैतिक मूल्य हैं, झूठे हमारी सामाजिक संस्कृति के चक्कर में महिलाओं को क्या कर दिया जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पर्दे के पीछे रखा जाता है। वह अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है। तो इस कहानी की जो पात्र है वो अपने स्वाभिमान के लिए, मतलब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या करती है, आवाज़ उठाती है, जो यशपाल के विरोधी न्यारी विमर्श को स्पष्ट करती है। तो यही है, ये इसमें जो यशपाल हैं, जो इस कवि का लेखक हैं इस कहानी के, वो नारी के जो विद्रोह स्वभाव को इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि महिलाओं को भी समाज में आगे बढ़कर काम करने के मौके दिए जाएं। अगले वाला प्रश्न है, राजा निर्बसिया कहानी के केंद्रीय विचार क्या है। तो राजा निर्बसिया कहानी है, इसका केंद्रीय विचार क्या है। ये कहानी सामाजिक विडंबना और टूटते मानवीय संबंधों पर आधारित है। तो ये कहानी है, ये समाज के अंदर जो आज के समय जो अपने मानवीय संबंध हैं, लोगों के आपस में जो विचार नहीं मिलते हैं, उस पर आधारित है। एक वृद्ध कलाकार समाज को तिरस्कृत होकर भी अपने मान सम्मान के लिए जीता है। तो इसमें बताया गया है कि एक बूढ़ा जो कलाकार होता है ना, वो समाज से अपना मान सम्मान खोकर भी समाज से अगर उसको निकाल भी दे, लेकिन फिर भी वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए जीता है। राजा निर्बसिया एक प्रतीक है जो ऐसे व्यक्तित्व को जो अकेला होकर भी गरिमा बने हुए। तो इसमें ऐसे प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जिसे समाज ने तिरस्कार कर दिया है, समाज से उसको बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो अकेला रहकर भी अपने आत्मसम्मान, अपने मान सम्मान का जीवन जी रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, फिर भी वो लोगों के चाटुकारिता में नहीं करता है।
अगले वाला प्रश्न है, राजा निर्भसिया पात्र का चरित्र विश्लेषण कीजिए। तो राजा निर्भसिया है वो आत्म सम्मान से भरा हुआ वर्द व्यक्ति है। मतलब राजा निर्भसिया वो कौन कौन है? एक आत्म सम्मान है उसके अंदर, उससे भरा हुआ, मतलब एक वर्द है जो भले ही तिरस्कृत है, जिसे चाहे समाज ने बाहर निकाल दिया है फिर भी वो अपनी कला और गरिमा को नहीं छोड़ता है। फिर भी वो क्या करता है? अपनी कला है उसकी, जो साहित्य कला, उसको नहीं छोड़ता है और अपने गरिमा को नहीं तोड़ता है। वह टूटे संबंध और सामाजिक अनदेखी के बावजूद एक आदर्श रूप में सामने आता है। वो जो उसके संबंध हैं जो टूट गए हैं समाज से, और समाज जो उसको तिरस्कार कर रखा है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है? एक आदर्श रूप में उसको दिखाई देता है। गदर कहानी में जातिवाद का चित्रण कैसे हुआ है? तो गदर कहानी में जो जातिवाद है उसको दिखाया गया। मैंने बताया था गदर नाम की एक महिला है जो कहाँ से आती है? वो दलित समाज में आती है, और वो क्या होती है? मंदिर में जाना चाहती है तो पुजारी उसको रोकता है, तो वो क्या कहता है? कहती है कि सिर्फ मंदिर पर, जिस पे ये भगवान पर सिर्फ तुम्हारा भी अधिकार नहीं है। तो यही है जातिवाद का इसमें चरित्र चित्रण किया गया। तो गदर कहानी से जातिवाद, मानसिकता और सामाजिक भेदभाव पर करारा प्रहार किया गया। तो इस कहानी के माध्यम से जो समाज जातिवाद की जो मानसिकता है और सामाजिक भेदभाव है, इस पर क्या किया? बहुत ही कड़ा प्रहार किया गया है। नायक एक नीची जाति की गदर महिला से प्रेम करता है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, और कहानी में सामाजिक क्रांति और मानवीय संबंधों की सच्चाई को उजागर किया गया है। गदर के चरित्र कैसे प्रेरणादायक है? तो कैसा है? गदर निडर, सजीव और स्वाभिमान स्त्री है। वह प्रेम में ईमानदार है और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध पहचान बनाई हुई है। उसका साहसी व्यवहार और आत्मसम्मान उसे एक सशक्त महिला पात्र बनाता है। तो गदर कैसी है? वो एक निडर व सजीव व स्वाभिमान वाली स्त्री है। वह प्रेम में ईमानदार है और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अपनी पहचान बनाए रखती है। उसका साहसिक व्यवहार और आत्मसम्मान उसे एक सशक्त महिला का क्या पात्र बनाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। सिक्का बदल गया शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। तो इस शीर्षक का अर्थ है सामाजिक और पारंपरिक संबंधों के मूल्यों में परिवर्तन। समझ में आ गया? तो इसका क्या क्या अर्थ है कि सामाजिक और जो पारंपरिक जो संबंध और मूल्यों में परिवर्तन किया गया है वो दिखाया गया है। कहानी दर्शाती है कि समय के साथ इंसानी सोच, रिश्ते और व्यवहार कैसे बदलते हैं और पुराने मूल्य कैसे टूटते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। सिक्का बदल गया में क्या होता है? जैसे भारत का विभाजन होता है तो जो लोग एक साथ रहते थे, जो लोग एकजुट रहते थे, सारे जाति धर्म वर्ग के लोग, जैसे विभाजन होता है तो आपको उनमें धार्मिक विभाजन देखने को मिलता है। जो लोग कल एक थाली में खाते थे वही लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। तो इसी कहानी में यही दिखाया गया है। कहानी में बस यही दिखाया गया है कैसे वक्त के साथ इंसान की सोच, रिश्ते और व्यवहार में बदलाव आता है और पुराने जो मूल्य होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से पढ़ जाना इसको भी। अगले वाला है सिक्का बदल गया, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो ये कहानी रिश्तों की दरार और मानवीय मूल्यों के हास व स्वार्थी सोच पर करारा व्यंग्य करती है। ठीक है, कहानी में समय के साथ बदलते संबंधों की संवेदना खो जाती है और रिश्ते भी सिक्के की तरफ बदल जाते हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो लड़ाई वगैरह होती है, जो युद्ध, मतलब देश का विभाजन होता है, बताया गया है कि जो रिश्ते कल तक एक दूसरे के साथ रहते थे उन रिश्तों में दरार आ जाती है। कैसे मानवीय मूल्य, कैसे मानवता है वो तार तार हो जाती है। कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकते हैं? मानवता को पीछे छोड़कर, अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। तो इसी पर क्या एक व्यंग्य दिखाया गया है। ये कहानी बताती है कि समय के साथ जो संबंध है वो भी बदल जाते हैं और उनकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। तो ये कहा गया है कि जो रिश्ते हैं वो सिक्के की तरह बदलते रहते हैं। तिरछी कहानी में भय का चित्रण कैसे किया गया? तो कैसे किया गया है? तिरछी कहानी में इसमें भय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तिरछ एक प्रतीक है जिसमें बाल्यावस्था में डर, असुरक्षा व समाज की विकृतियां हैं। लेखक डर को की मानसिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत करता है जो जीवन भर पीछा करता है। तो इस कहानी में जो डर है उसको मनोवैज्ञानिक बताया गया है। उसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था में अगर किसी बच्चे को डर लगता है, जो समाज के अंदर विकृतियाँ होती हैं वो इंसान को उसके मन में रच बस जाता है और वह जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो चलो ये मैंने करवा दिया आपको। अब आपके उपन्यास से 2-3 प्रश्न करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता की कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता हैं उसका जो मुख्य विषय क्या है? ग्लोबलाइजेशन है।
मतलब जो भूमंडलीकरण मतलब क्या, सारे वैश्वीकरण है आज के समय, हमारा जो समाज है वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी सभ्यता हो गई, पश्चिमी संस्कृति हो गई, सभ्यता हो गई, खान पान हो गया, वो सब हम अपनाए हुए हैं। तो इस पे उसका जो प्रभाव है, जो ग्रामीण समाज है, आदिवासी संस्कृति है और जो जीवन शैली है, उस पर कैसे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये दिखाया गया है। ये दिखाता है कैसे आधुनिक विकास आदिवासियों के विकास का कारण बनता है। तो कैसे वहाँ पर क्या है, जो लोग विकास के नाम पर खनन करने के लिए आते हैं उस गांव के अंदर, उनके विकास के नाम पर उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है। उनके देवी देवता, जंगल और जीवन मूल्य को खत्म होते जा रहे हैं। तो उसमें यही दिखाया गया है कि उनके जो आधुनिक विकास के नाम पर उनके देवी देवता हैं, जंगल है और मूल्यों का क्या होता जा रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं। अगले वाला प्रश्न है, देवता शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ इस कहानी में क्या है। तो इस कहानी में देवता उन पारंपरिक मूल्यों, विषयों की और प्रकृति के प्रतिनिधित्व करता है जो आदिवासी समाज का क्या है, पूजनीय है। तो होगा आपको, आदिवासी जो समाज है उनके लिए जो उनके देवता कौन होते हैं, जंगल होते हैं। तो यही बताया गया है कि तो देवता उनके जो विषय है, विश्वास है, जो जंगल के प्रति, समाज के प्रति, एक दूसरे के भावनात्मक जुड़ा हुआ लोगों का एक साथ, तथा प्रकृति के प्रतीक हैं, है ना। वो सब क्या है, जो आदिवासी लोग हैं वही प्रकृति को पूजते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, यही चीज़ है। तो इस जो ये वैश्वीकरण है, इसकी चकाचौंध में ये देवताएं हैं, ये जो प्रकृति के जंगल है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसीलिए असल में देवताओं को आदिवासी संस्कृति के खत्म होते मूल्यों का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव शब्द की किस स्थिति को दर्शाता है। तो ग्लोबल गांव का अर्थ है पूरी दुनिया एक गांव बन गया है। तो कैसे दिखाया गया कि भाई आज अपन सारे दुनिया से जुड़े हुए हैं, अपन भी इंटरनेट के माध्यम से हर देशों की संस्कृति, सभ्यता, खान पान को अपन जानते हैं। तो वही दिखाया गया है, ग्लोबल गांव का अर्थ भी यही होता है कि सारा दुनिया वो क्या बन गई है, एक गांव के रूप में ही हो गई है, जहां तकनीक, बाजार व पूंजीवाद हर कोने तक पहुंच गई है। तो जिससे क्या हुआ, तकनीक हो गया, बाजार और पूंजीवाद या पैसे का महत्व वो हर कोने तक पहुंच गया है। इस कहानी में यही बताता है कि कैसे ग्लोबल मॉडल स्थानीय संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे जो हमारी संस्कृति है, आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर, और जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। कहानी में आदिवासी समाज की समस्याएं किस रूप में चित्रित की गई हैं। तो एक कहानी में जो आदिवासी समाज है, उनके ज़मीनों को क्या कर लिया जाता है, उनको ज़मीनों को हरण कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। देवी देवताएं और पूजा स्थलों का विनाश कर लिया जाता है, पूजा स्थलों को विनाश कर लिया जाता है, उनकी सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो और क्या क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। वे आधुनिक विकास के नाम पर उजड़ते हैं और उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो क्या होता है, उनके जो प्राकृतिक जंगल हैं, उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनको विकास के नाम पर क्या कर दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। और वास्तविकता यही होती है कि उन लोगों को ये दिखाया जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों से विकास होगा, लेकिन इससे कोई भी विकास नहीं होता, बल्कि उनका क्या हो जाता है, उन्हीं को नुकसान पहुँचता है इन सब चीज़ों से। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता का लेखनीय दृष्टिकोण क्या है। तो लेखक रणेंद्र ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से जन पक्षाधार व आलोचनात्मक है। तो रणेंद्र ने क्या दिखाया है, लेखक रणेंद्र ने, कि जो जनाधार मतलब जन का जो महत्व है और आलोचनात्मक पक्ष को दिखाने का प्रयास किया है। वे आधुनिकता और बाजारवाद की अंधी दौड़ को चुनौती देते हैं। वो जो आज के समय जो आधुनिकता के नाम पर जो गाँव को उजाड़ा जा रहा है, संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, उसको चुनौती देने का प्रयास करते हैं और आदिवासी समाज के अधिकार, संस्कृति और पहचान की रक्षा की पैरवी करते हैं। तो वो इस माध्यम से क्या करते हैं, जो आधुनिक समाज है, उनके अधिकार हो गए, उनकी संस्कृति हो गई और पहचान हो गई, उसकी क्या करते हैं, वो पैरवी करते हैं, उनको उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उनकी भावनाओं को अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यही दृष्टिकोण उनका सामाजिक न्याय की ओर झुका हुआ है। तो इस माध्यम से वो क्या बताते हैं कि किस तरीके से सामाजिक न्याय कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता कहानी के मुख्य विषय क्या है। पहला है तकनीक, ये कहानी मतलब आपको ग्लोबल गांव के देवताओं की जो मुख्य कहानी है, ये किसके आधार पर है, आदिवासी संस्कृति और वैश्वीकरण के प्रभाव के ऊपर है। तो इसका सही आंसर क्या, मतलब इसको आपको आएगा तो आपको क्या करना है, आदिवासी संस्कृति और वैश्वीकरण के प्रभाव पर आपका मुख्य विषय है इसका।
तो देवता किसके प्रतीक है? कहानी में आदिवासी परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में देवताओं को दिखाया गया है। और जो देवता का ग्लोबल गांव शब्द में किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? वैश्विक बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके बड़े वाले प्रश्न आए या छोटे वाले प्रश्न आए, इनमें भी 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैंने दोनों टाइप के प्रश्न आपको करवा दिया है। अब आपको वीडियो अगर पूरा देखा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना।